बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 3rd एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आज मैं ज़रा उदास हूँ। आज मुझे ना बहुत ज़्यादा वो दुखी फ़ील हो रहा है। आज आप लोगों ने का बहुत गंदा रिस्पॉन्स किया है। मतलब एपिसोड पे इतना बुरा रिस्पॉन्स आज तक कभी नहीं आया जितना आज आया है। यार कोई व्यूज़ ही नहीं, कोई बंदा सुन ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा। तो मेरा तो रिकॉर्डिंग करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे कुछ लिसनर्स हैं प्यारे प्यारे जिन्होंने अपना रिस्पांस दिया, अपने भरपूर कमेंट्स भी किए हैं। तो ये वाली एपिसोड सिर्फ़ उनके लिए और सिर्फ़ उनके लिए ही मैंने आज की एपिसोड लॉन्ग करने का इरादा किया कि आज लॉन्ग एपिसोड दूंगी। लेकिन उससे अलावा बाकी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मायूस किया कि ये इतना बुरा नावल है कि आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा। मेरा तो ये वन ऑफ द फेवरेट नावल है और आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा यार। मतलब इतना बुरा रिस्पॉन्स। चलें खैर, आपकी मर्ज़ी। चलते हैं हम एपिसोड की तरफ। उससे पहले अगर वो जो मेरे कुछ अच्छे लिसनर्स के कमेंट्स हैं उनको एक नज़र देख लेते हैं। नया रिजवान, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। शेर आज का पढ़ते हैं। बहुत नाज है ना तुझे अपने हुस्न पर, बहुत नाज है ना तुझे अपने हुस्न पर, फुर्सत मिले तो अपना शनाख्ती कार्ड देख लो। बात तो सही है, नादरा वाले इतनी खोजी फ़ोटो लगाते हैं ना कि पूछो मत। लेकिन शुक्र अल्लाह का, मैंने अपना आईडी कार्ड जो है ना, वो मुझे पहले मेरा दूसरा था, उर्दू में था, तो वो उसमें तो वो तो भयानक फ़ोटो लगी हुई थी। फिर मैंने अपना आईडी कार्ड बनवाया था, ये चिप वाला मैंने रीन्यू करवाया था, तो शुक्र अल्लाह का उसमें मेरी पिक्चर प्यारी आई है। मैं कह सकती हूँ प्राउडली कि मेरी पिक्चर अच्छी आई है उसमें। हाँ जी, मीर सजावल ते कुछ बहुत ही फ्रैंक है और वाकई सजावल की हरकतें ऐसी हैं मीर की कि जैसे ना ज़रताज के साथ ना इसने निकाह किया हुआ है। ज़रताज पता नहीं करती कि नहीं करती, लेकिन पहले नहीं करती थी, अब तो करती है। लो भाई, हाय आपकी ख्वाहिश अधूरी रहेगी पार्टी पे, कोई लड़ाई नहीं हो सकी। अगर मैं राइटर होती तो मैं ज़रूर लड़ाई करवाती आपकी खातर। अच्छा, ये तो अभी मिस्ट्री है कि रूश के साथ कौन आएगा, मौज़म आएगा या सिप्तैन आएगा। देखा, मैं अपने लिसनर्स को जानती हूँ कि ताड़ी वाकई दाढ़ नहीं गिली हुई सी अगर मैं आधे घंटे दी एपिसोड रिकॉर्ड करके भाग जाती तो। हाँ यार, गर्मी ने तो इंतहा की हुई है। सो कह रहे हैं कि बारिशें वगैरह शुरू होनी है, अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह जाने कैसे अपने आप से मोहब्बत कराएगा। और वाकई हीरो तो सारे बोल्ड हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है कि आपको करैक्टर्स की अब समझ आ रही है। देखते हैं मीर सिप्तैन अरूश को किडनैप करता है कि नहीं करता। बाय बाय। अच्छा, इसके बाद खतीजा नजीब हैदर का कमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं आप। माय प्लेयर डियर, बस फिर जब रिस्पांस नहीं आता इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन कोई नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है। नहीं, मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं लाहौर में नहीं रहती, मैं साहिवाल से बिलोंग करती हूँ, मैं साहिवाल से हूँ। तो बाय। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है शेख सुजैन का। कोई नहीं सुजैन, होता है, चलता है, दुनिया। अमाद और हुनैन में आप कंफ्यूज होगी, कुछ नहीं होता। आहो मीर सजावल साहब बड़े ओवर हैं, इन्हें कोई रोक सकता। आहो रोमांटिक मुलाकातें तो हो रही हैं इनकी, बल्कि मीर साहब तो इतने आशिक मजाज हैं, हर मुलाकात रोमांटिक बना लेंदे हैं। हाँ, ये तो आपने बात सही नोटिस की, मीर फैमिली दिल वाली है। एक ने ब्रेसलेट खरीद लिया, एक ने पायल खरीद ली। आशिक मजाज फैमिली है मीर फैमिली। हाँ जी, चलो आपको एक हिंट देती हूँ। ज़रताज और सजावल की स्टोरी में विलन सजावल खुद ही है। और आहो अरूश और सिबतैन है ये भी नाम। अरूश और सिबतैन में मौज़म आया जी। इन देखते हैं आगे क्या होता है। दैन उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है मलिक सबा का। बहुत शुक्रिया प्यारी कि आपको मेरी चॉइस पसंद आती है। चलें, बस आपको ये नावल बहुत बहुत मज़े का लग रहा है ना, सिर्फ आप लोगों की खातिर। ये जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप सब लोग, जो पीछे जिनके कमेंट्स मैंने रीड कर लिए हैं, जिनके कर रही हूँ या जिनके करने वाले रहते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं आज की एपिसोड दे रही हूँ। या आज की एपिसोड आप लोगों के नाम है। आओ यार, मीर सजावल जो है ना वो आशिक मजाज टाइप बंदा है, आशिकी वाला बंदा है।
आहो सिप्तैन साहब तो टोटल फ्लैट हुए पड़े हैं, माफ़िया भी मांग रहे हैं, सारे मोहब्बत भी कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं मौज़म साहब उनकी चलने देते हैं, शाह के नहीं चलने देता। अच्छा आहो यार, वो मीर सजावल दुश्मनदार बंदा, दुश्मनी निभाता है। मखतूम को देख के तो बांदा सी जाना, शुक्र करो उन्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ये मखतूम का सिर सोड़ नहीं पाड़ गया। हाय, आपने सेकंड टाइम टाइप किया कमेंट, पता नहीं किधर क्यों नहीं शो हुआ। फिर शायद आपका नेट का कनेक्शन का इशू हो गया हो यार। ये बड़ा दुख होता है कि जब आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हो तो वो फिर ना सेंड ना हो पाए। आमीन, बस दुआओं में याद रखें। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, मेरे ऐसे ही हमेशा मुझे याद रखें दुआओं में। तो नेक्स्ट कमेंट है हसन साजिद का। अच्छा, आपके घर में मेहमान आए हुए थे, चलें कोई नहीं, आप 1-2 एपिसोड पीछे हैं तो आप वो सुन लीजिएगा और आ जाइएगा। वाह, थैंक यू वेरी मच, आपने 2 मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो देख लें। आपको सरप्राइज़ चाहिए था और आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि एपिसोड लॉन्ग हो, पहले से भी ज़्यादा लॉन्ग हो, लॉन्गेस्ट हो। चलिए, आप जब जैसे आपका टाइम मैनेज हो आप तब ऐसे सुन लें, लेकिन कोशिश किया करें कि चलती फिरती सुन लिया करें। बाय जी। तो यहाँ पे हमारे कमेंट्स अपने इख्तिताम को पहुँचे, तो आइए चलते हैं एपिसोड की तरफ। मौज़म शाह को गए 3 दिन हो चुके थे लेकिन वो पलट कर नहीं आया था। अरूश ने मौका गनीमत जानकर ऑफिस जाने की तैयारी कर ली। तैयार होकर वो समीना बेगम के पास किचन में पहुंची जो अयान के लिए नाश्ता बना रही थी। अम्मी, मेरे लिए भी चाय बना दें, आज मैं ऑफिस जा रही हूँ। पराठा पलटते हुए समीना का हाथ फिज़ा में रुक गया। इन्होंने बड़ी हैरान नज़रों से अरूश को देखा। अम्मी, हम मौज़म शाह की बातों को सीरियस लेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अल्लाह, तू बन जा अपनी अम्मी। 3 दिन हो गए, वो पलट कर वापस भी नहीं आया। इसके खौफ से मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकती ना, ये जॉब हमारी मजबूरी है। इसने माँ को समझाने की कोशिश की। अरूश बेटा, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर इसे भनक भी पड़ गई तो वो हमारा जीना हराम कर देगा। इस दिन तुमने उसका रूप देखा नहीं था, कैसे बफर रहा था। मैं तो इससे बहुत खौफजदा हो गई हूँ। मेरी गलती है जो मैं तुम लोगों को वहाँ ले पहुँची और हम इसकी नज़रों में आ गए। समीना अब अपने गाँव जाने के फैसले पर पछता रही थी। अम्मी, डरने वालों को दुनिया और डराती है और अब मैं मौज़म शाह से बिल्कुल नहीं डरूंगी। मैं आज से ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लूँगी। आप मेरे लिए नाश्ता तैयार करें। ये कहकर अरूश इन पर पड़ी चेयर पर बैठकर बैठ गई। समीना अयान की मौजूदगी के ख्याल से मज़ीद कुछ न कह सकें। अरूश ने मीर सिप्तान के ऑफिस में बाहर पहुंचकर चंद लम्हे खड़े रहकर कुछ सोचा, फिर धीरे से नॉक किया और मैं आई कम इन सर कहते हुए अंदर चली गई। इसे देखकर इतने दिल से तड़पते मीर सिप्तान के दिल को करार मिल गया और जज्बात ने सर उभारा, लेकिन फ़ौरन इस दिन का मंजर इसकी आंखों नज़रों के सामने घूम गया तो इसने अपने चेहरे पर ज़माने भर की लाताल्लुक़ और बेगानगी तारी कर ली। अपने मोमी हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए हुए इन्हें मुसलसल मरोड़ रही थी। रॉयल ब्लू कलर की ड्रेस में इसकी दमकती रंगत आंखों को घेरा कर रही थी, लेकिन सिप्तान को इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खड़ी थी। मीर सिप्तान ने इसे बैठने के लिए भी नहीं कहा था। सर, इस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मौज़म शाह ने इस दिन जो कुछ भी कहा इसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। अरूश ने बिना किसी तमहीद के बात शुरू की। मीर सिप्तान इसकी बात काटते हुए फ़ौरन से पेशते बोला, मिस अरूश, मैं पूछना चाहूँगा कि आपके मंगेतर ने आपको ऑफिस ज्वाइन करने की इजाज़त दी या आप इसे भी धोखा देने चली आई? इसने अरूश के किरदार पर कारी ज़रब की। वो चेयर से उठकर इसके मुकाबले आ गया था। अरूश, मैंने तुम पर अपने कीमती जज्बे निछावर करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अगर मुझे मालूम होता कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतना मकरूर धोखेबाज चेहरा छुपा तो मैं कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोचता भी नहीं। मीर सिप्तान ने दोनों बाजू से पकड़कर इसे जोड़ डाला। सिप्तान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप मुझ पर इतना बड़ा बहतान लगा रहे हैं। ये कहा कि इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मुझ पर अब तुम्हारे किसी झूठ और मक्कारी का कोई असर नहीं होगा। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मौज़म शाह की तुम्हारे घर में मौजूदगी, तुमसे शादी का दावा, तुम्हारे इसके शादी की शॉपिंग करना, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि तुम एक धोखेबाज हो। एक ही वक्त में तुम या तो मौज़म शाह को बेवकूफ़ बना रही हो या फिर मुझे। मीर सिप्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अरूश ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। इसे मीर सिप्तान से इस कदर बदगुमानी की उम्मीद नहीं थी। ज़िल्लत के एहसास से अपने ऊपर लगे बहतान पर से वो शर्म के मारे ज़मीन में गड़ी जा रही थी। इसका दिल चाह रहा था वो यहाँ से भाग से कभी मीर सिप्तान को अपनी सूरत न दिखाए, लेकिन वो सिप्तान को हकीकत से आगाह किए बिना जाना नहीं चाहती थी, इसलिए बड़ी हिम्मत करके इसने लबकुशाई की। मौज़म शाह से मैंने कभी कोई हद पैमानी की। इस दिन इसने जो कुछ भी कहा वो एक तरफा था। इसमें मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं थी और ना ही इसने मेरी रजामंदी जानने की ज़रूरत महसूस की। वो किस किस्म का इंसान है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बाबा की डेथ के बाद हमने चंद दिन के लिए गाँव में इनके घर में क़याम किया था, जिसके बाद वो मेरे घर आने लगा। मैं नहीं जानती इसके दिल में क्या, वो मेरा कज़न है, बस यही मेरी बदकिस्मती है। अरूश ने हथेली की पुश्त से गालों पर बहने वाले आंसू साफ़ किए और दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर निकल गई। मीर सिप्तान इसकी तरफ से रुख मोड़े खड़ा था और दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर वो मुड़कर देखा, फिर पलटकर अपनी चेयर पर आ बैठा और कोहनियाँ टेबल पर जमाकर अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो अरूश की बात पर यकीन करे या मौज़म शाह के पूरे एतमाद लहजा पर। बहरहाल इस वक्त अरूश की बातों ने इसे बेहद मुस्तरब कर दिया था। हाय हाय,
जे नहीं टेंशन बनी हुई दोनों जी पास होने वास्ते। यार मीर सजावल, अब तुम भी शादी कर ही लो, बाकी का सरूर तुम्हारी शादी की डांस पार्टी में लेंगे। इसके दोस्त बिलाल मलिक ने नशे का सरूर लेते हुए सामने थिरकती हुई डांसर को नज़रों में भरकर झूमते हुए का वो कहका लगाकर हंस पड़ा। हंसती मुस्कुराती ज़रताज नज़रों के सामने आ खड़ी हुई, वो खुद भी सरूर में था। मीर सजावल ने सफदर शाह की इलेक्शन कैंपेन बदमज़ा करने की खुशी में पार्टी दी थी। यार इन शराजियों को नाक से लकीरें खिंचवा दूँ, इसके बाद सबसे पहले शादी करूँगा, बाद में कोई दूसरा काम, लेकिन मेरी शादी से ज़्यादा ज़रूरी शराजियों की बर्बादी है। इसने लहजे में ज़माने भर की नफरत समो कर कहा। देख ली नफरत दे विच कोई जान ना चाड़ दें। इलेक्शन के बाद मैं शादी करने वाला और ऐसी पार्टी दूंगा कि तुम सब ज़िंदगी भर याद रखोगे। इसने सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा। ओए होए, इसका मतलब है लड़की भी पसंद कर ली है शहजादे ने। खुर्रम ने सीटी बजाई। हाँ, लड़की तो दिल में रहती है हर पल। मीर सजावल ने दिल पर हाथ रखा। यार फिर जल्दी से सहरा बांधने की तैयारी करो, हम भी कुछ हल्ला गुल्ला करें। बिलाल डांसर को पकड़कर टेबल के पास लिया और मीर सजावल के सर पर नोट लगाने लगा। डांसर ने खुश होकर मीर सजावल के गले में बाहर डाल दी, जिन्हें इसने नागवारी से झटक दिया। वो नशे में भी पूरे होशो हवास में था और ज़रताज इस वक्त भी इसके दिलो दिमाग पर सवार थी। इसका बस नहीं चला था वो इसी वक्त सब कुछ छोड़ कर गाँव के लिए रवाना हो, जो इस रात की तरह ज़रताज के घर की दीवार पर लांग कर इससे मुलाकात करे। डांसर ने मीर सजावल का अच्छा भला मूड बिगाड़ दिया था। वो एकदम ही जाने के लिए खड़ा हुआ। इसने दाएं बाएं खड़े अपने गार्ड्स को इशारा किया, फ़ौरन इसके पीछे चल दिए। पहले इसने सोचा कि शहर में ही बंगले पर जाकर सो जाएगा, लेकिन अब इसके सर पर ज़रताज से मुलाकात की धुन सवार हो चुकी थी। दोस्त यार इसे रोकते रह गए, लेकिन इसने किसी की एक भी न सुनी और ड्राइवर को गाँव ले जाने का हुक्म देकर खुद फ्रंट सीट पर बैठकर आंखें मूंद ली। इस वक्त वो हाल से बेहाल हो रहा था। आंखें बंद करते ज़हन की स्क्रीन पर ज़रताज की तस्वीर नमूदार होगी। वह तसव्वुर में ही इसे सामने बिठाए इसे दिल की बातें कर रहा था और वो शर्मा हया की लाली से लाल हो रही थी। अचानक गाड़ी सड़क पर बुरी तरह लहराने लगी और फायरिंग की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। वो दो बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र सामने के रुख से आ गई थी और इनमें से मसला अफराद इसकी गाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे। ड्राइवर एक तरफ को लुढ़क गया, इसका पूरा बदन खून में तर हो रहा था। न जाने कितनी गोलियां मीर सजावल के जिस्म में भी पेवस्त होगी। ज़रताज हड़बड़ा कर नींद से बेदार हुई। इसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी। वह सीने पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। न जाने कि उसका दिल बैठा जा रहा था। मीर सजावल ने पुलिस का सायरन अपने बेहद नज़दीक सुना तो फिर वो होशो खुद से बेगाना होता चला गया। अरूश ऑफिस से निकल आई। लिफ्ट से बाहर निकलने तक वो खुद को संभाल चुकी थी। मीर सिप्तान के लहजे और तर्ज तखातब ने इसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। इसे मीर सिप्तान से इस रवैये और इतनी बदगुमानी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। बिल्डिंग से बाहर निकलकर वो कैब के इंतज़ार में खड़ी थी जब हमाद ने अपनी कल्टस इसके पास आकर रोकी, जो सुबह से अरूश के पीछे था और इसके इंतज़ार में ऑफिस से कुछ फासले पर गाड़ी पार्क किए खड़ा था। अरूश, आपकी अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, मैं इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आया। इन्हें शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया। पुप्पो और अरीबा इनके पास ही हैं। पुप्पो ने कहा मैं तुम्हें जाकर ले आऊँ। उसने बड़ी मक्कारी से अरूश के गिर जाल बुना। इसकी बात सुनकर अरूश का सर चकरा गया। आम हालात में तो इसके साथ बैठने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वक्त वो बिना कुछ सोचे समझे इसकी गाड़ी में बैठ गई। हमारे दिल ही दिल में अपनी शाती दिमागी को सराहा। अम्मी होश में तो थी ना? डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अरूश ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। वो ज़ारो कतार रो रही थी। अरूश, खुद को संभालो प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा, आंटी का ट्रीटमेंट हो रहा है। हमाद ने मकारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसे तसल्ली दी। अरूश जवाब में खामोश रही और दिल ही दिल में माँ की सेहतियाबी के लिए दिरब से दुआ हो गई। ये वक्त इसके लिए क़यामत से कुछ कम ना था। समीना बेगम इसके लिए एक मजबूत साहिबान थी। इनके बगैर वो दुनिया की इसके लिए जंगल बयाबान थी। आने वाले किसी बेरहम वक्त का खौफ इसे हौलाई दे रहा था। इन्हीं सोचों में कम होने की वजह से इसे बात एहसास ही ना हो सका कि गाड़ी को चलते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और अब वो शहर के जाने पहचाने रास्तों से निकलकर अनजान और सुनसान रास्ते पर दौड़ती जा रही थी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? आपने अम्मी को कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया? अरूश ने नासमझी के आलम में इसकी तरफ देखते हुए पूछा, जो खामोशी से ड्राइविंग करने में मसरूफ़ था। मेरी जान, अभी पता चल जाएगा, बस कुछ ही देर की बात है। इसके बाद तुम सब कुछ समझ आओगी, फिर तुम्हें तुम्हारी अम्मी से भी मिलवा दूंगा। हमाद ने अपनी बात कहकर मुकम्मल करके एक मकरूह कहका लगाया। अरूश ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, गाड़ी रोकें। अरूश दैश में सिर्फ इतना बोली और पलटकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी, जो कि ऑटोमेटिक था। अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं शोर मचाऊंगी। अरूश ने सिसकते हुए कमज़ोर सी आवाज़ में से धमकी दी और साथ ही इस पर मुक्के बरसाने लगी। ज़्यादा मत फड़फड़ाओ मेरी मैना, अब तो तुम मुकम्मल मेरी गिफ्ट में हो। इस बुढ़िया ने मेरे रिश्ते को ठुकरा तो दिया तो क्या हुआ, मगर अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? शादी तो मैं तुमसे करके रहूँगा। बहुत रंगरलियाँ मना ली तुमने इस फरंगी लंडन पलट के साथ। मीर सकते हैं आज ऐसे पर काटूंगा कि याद रखोगी। हमाद ने इसकी कलाई पूरी ताकत से दबोच कर कमीनगी से कहा। अरूश मसलसल मज़ाहमत कर रही थी, मगर वो एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले दूसरे हाथ से अरूश को काबू किए हुए था। चलो जी, चाके ले गया हमाद। पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल इस वक्त गश्त पर थी जब मीर सजावल पर हमला किया गया और सायरन की आवाज़ पर हमलावर फ़ौरन ही वहाँ से भाग निकले। मीर सजावल के दोनों गार्ड्स मौके पर ही जाँ भाग हो गए थे, जबकि पुलिस की बरवकत मदद से मीर सजावल और इसके ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था। मीर की हालत इंतहाई नाजुक सी से 4 गोलियाँ लगी थी, 2 सीने पर, 2 कंधे और बाजू पर।
एक गोली इसके बाजू को चीरते हुए निकल गई। तशवीशनाक हालत में इसे हॉस्पिटल लाया गया था। इसका ऑपरेशन हो चुका था लेकिन इसके ज़िंदा बचाने के चांसेस बहुत कम थे। ओए होए। फ़ायज़ा बेगम की आह बका ने पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठाया हुआ था। रानिया ने संभालते संभालते हल्कान हुए जा रही थी। मीर का अनवर, सिप्तैन और रानिया कुछ देर पहले हॉस्पिटल पहुंचे थे। मीर जाफ़र सर झुका एक चेयर पर बैठे थे। इनकी आंखों से आंसू रवां थे। गम की शिद्दत ने इन्हें ढाल कर दिए थे। इकलौते जवान बेटे के खून में लथपथ वजूद ने इनकी गोयाई सलब कर दी थी। बेटा भी वो जवान, इनकी ताकत, इनका बाजू था। इसके रहते किसी की मजाल नहीं थी इनके ख़ानदान की तरफ मैली निगाह करने की। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहे थे क्योंकि इसकी दुश्मनी को सबसे ज़्यादा हवा देने वाले और मीर सजावल को भड़काने वाले वही थे। वो मीर को भड़का कर शराजियों पर हमेशा हावी रखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि माजी की तरह इस बार भी नुकसान सबसे ज़्यादा इनका ही होगा। और आज इनका इकलौता लाडला बेटा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था, तो इसके ज़िम्मेदार भी वही थे। डॉक्टर्स ने 24 घंटे का वक्त दिया था। अगर इस दौरान मीर सजावल को होश आ जाता तो इसकी ज़िंदगी बच सकती थी, मगर दिन के 11 बजने वाले थे। मीर सजावल के अंदर ज़िंदगी की कोई रमक पैदा नहीं हुई। ओहो, तो बहुत बुरा हुआ मीर के साथ। वो रात भर बेचैन रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब अजान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो उठकर वज़ू करने चली कि फिर नमाज से फारिग होकर इसने कुरान पाक की तलावत की। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो खुद ब खुद आंसू गालों से लुढ़क आए। इसके बेचैन दिल को कहीं करार नहीं मिल रहा था। जब कपड़े तब्दील करके वो स्कूल जाने के वक्त से पहले ही चादर ओढ़े अपने सादे सूलिये में सेन चली आई तो इसकी माँ ने हैरत से देखा, सर उठाकर देखा, जो नाश्ता बनाने के लिए लकड़ियाँ सुलगा रही थी। ज़री, तू आज इतनी जल्दी क्यों तैयार होगी? पगली होगी है क्या? इतनी जल्दी जाकर क्या करेगी? इसकी माँ ने हैरत से इस्तफसार किया। अम्मा, आज मुझे ज़रा जल्दी जाना है, स्कूल में कुछ ज़रूरी काम है। प्रिंसिपल ने जल्दी बुलाया था। वो बहाना बनाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। नाश्ता तो करती जा, सारा दिन भूखी रहेगी क्या? इसकी माँ आवाज़ें देती रहेगी। बड़ी खुदसर हो गया, हर बात में मनमानी करती है। बड़बड़ाते हुए लकड़ियाँ दुरुस्त करके चूल्हे पर रखने लगी। मीर सजावल पर होने वाले हमले, इसके शदीद ज़ख्मी हो जाने की खबर जरताज पर बिजली बनकर गिरी। ब्रेक टाइम में जब वो तमाम टीचर्स के साथ स्टाफ रूम के नाम पर एक टूटे फूटे कमरे में आकर बैठी तो सबसे पहले यही खबर सुनने को मिली, जिससे इसके औसान खता हो गए। वो पथराई हुई आंखों से सब कुछ देख और सुन रही थी, लेकिन बोलने के काबिल भी नहीं रही थी। मिस खजाला सबको बता रही थी कि छोटे मीर साहिब पर रात किसी ने हमला करवाया था, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। बड़ी हवेली वाले तो खबर मिलते ही शहर के लिए रवाना हो गया। हवेली में तो सुबह से कुरान ख्वानी हो रही है। शुमाइला बोली, मेरा शौहर भी बता रहा था, बहुत बड़ी बुरी हालत है। सुने 4 गोलियाँ लगी छोटे मीर को, डॉक्टर ने 24 घंटे दिए। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। जितना ये लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह इनका हिसाब खुद लेता है। शुमाइला कानों को हाथ लगा कर बोली, याद है चाचा करमदीन के बेटा फसलों की कटाई के वक्त बीमार पड़ गया था और खेतों पर नहीं जा सका, तो छोटे मीर ने दोनों बाप बेटे को अपने सामने खड़ा होकर कितना पिटवाया था। इसके बाद चाचा करमदीन बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, मगर अपनी टांगों पर न चल सका। गजाला ने भी मीर सजावल के जुल्म की दास्तान दोहराई। ज़रताज से इन सब की बातें बर्दाश्त न हो सकी। गैर महसूस तरीके से वहाँ से उठकर खाली क्लासरूम में चली। आंसुओं का गोला इसके हलक में अटकने लगा। ज़री, तुम मेरा इंतज़ार तो करोगी ना, किसी और क्यों तो नहीं हो जाओगी? मीर की आवाज़ इसके कानों में गूंजने लगी। इसने अपने हाथ कानों पर रख लिया। आंसुओं को बहने का रास्ता मिल गया तो बेतहाशा रोने लगी। मीर सजावल का बेबाक रवैया, इसकी ज़ोर ज़बरदस्ती, इसका खौफ, धमकियाँ, सब कुछ अपनी जगह था, मगर इसने कभी इससे बेहद खौफज़दा या बेजार होकर भी इसे कोई बद्दुआ नहीं दी थी। वो इसकी दीवानगी की आदी हो चुकी थी। इसके दिल में भी सजावल की मोहब्बत पनपने लगी थी। दिल अनजाने में सही इसके साथ का ख्वाहां हो गया था। इसके ज़ख्मी होने की खबर ने ज़रताज को हिला कर रख दिया था। दिल बेख्तियार हो गया था। इसकी एक झलक देखने के लिए मचल उठा था। ज़रताज ने तड़प कर इसकी ज़िंदगी के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी, सिर्फ एक बार। इसे फिर से हंसता मुस्कुराता देखने के लिए अल्लाह से मन्नतें करने लगी। स्कूल से तबीयत खराबी का बहाना करके इसने ऑफ लियर गाँव से चंद किलोमीटर दूर बाकी एक मज़ार पर चली है, जहाँ इसकी माँ हर जुमेरात हाज़िरी देने जाती थी। इसका मानना था कि वहाँ जो भी जायज़ दुआ सदके दिल से मांगी जाए पूरी हो जाती है। इसने गिड़गिड़ा कर मीर सजावल की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगी, फूल चढ़ाए, फिर ये पूरी उम्मीद होकर वहाँ से लौटी कि इसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। शाह बहुत खुशगवार और मगन से अंदाज में ड्राइव कर रहा था। मीर सजावल के मरने की खबर तो अब तक किसी नहीं मिली थी, लेकिन ये खबर भी इसके लिए खुशकुन थी कि वो बहुत सीरियस और बचने के चांसेस ना होने के बराबर है। इस दिन कैंपेन में होने वाले हंगामे से जो बदनामी हुई थी, इसने शाह को इतना मुश्तल कर दिया कि इसने इसी वक्त मीर सजावल को दुनिया से रुखसत करवाने का फैसला कर लिया। वो भी इसे मज़ीद कोई मौका नहीं देना चाहता था, क्योंकि मीर सजावल हर इस राह में कांटा बनकर अटक जाता था जिस पर शाह कदम रखता था। कुछ ही देर में पहले ही शाह के आदमी ने मीर की तशवीशनाक हालत से आगाह किया। शाह ने से मुसलसल इन लोगों की निगरानी पर मामूर किया था और वो ये काम बखूबी अंजाम दे रहा था। फैक्ट्री से फारिग होकर इसका रुख अरूश के घर की जानिब था। शाह का इरादा अरूश को पिक करके शॉपिंग पर ले जाने का था, और फिर इसने सोचा कि अरूश को बंगले पर ले जाएगा जो इसने खास तौर पर इसके लिए खरीदा था, जहाँ शादी के बाद वो अरूश के साथ रहने वाला था।
शाह अरूश को गांव में रखना नहीं चाहता था क्योंकि सफदर इस रिश्ते के हक़ में बिल्कुल राज़ी नहीं थे। वो अरूश को इनके सामने रखकर इसे एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं कर सकता था। इसे हंसी मुस्कुराती मुकम्मल बात अरूश का साथ चाहिए था, जो इसकी गैर मौजूदगी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो। इन्हीं सोचों पर मुस्कुराता वो अरूश के घर पहुँच गए। गाड़ी से निकलकर इसने दरवाजे पर दस्तक दी। समीना बेगम जो अरूश का इंतज़ार करते करते थक गई थी, अब 7 बजने वाले थे लेकिन अरूश अब तक नहीं लौटती। वो बाकायदा रो रही थी। इस तरह बिना बताए इसने कभी इतनी देर नहीं की थी। इन्होंने सोचा रीबा के घर जाकर इसे अरूश के मोबाइल पर कॉल करवाएं। आन भी अभी तक ट्यूशन में था मौजूद था। चादर ओढ़कर वो रीबा के घर जाने के लिए दरवाजे तक आई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने झट दरवाज़ा खोल दिया। सामने मौज़म शाह खड़ा था। इसको देखकर इनका दिल थक से रह गया। शाह सलाम करके अंदर चला है। समीना ने कमज़ोर सी आवाज़ में इसके सलाम का जवाब दिया। कैसी तबीयत है खाला जान आपकी? मैं ठीक हूँ। समीना की आवाज़ पर आंसू गालिब आ गए। अच्छा, अरूश को बुलाएं, मैं इसे लेने आया। इस दिन बहुत सी चीज़ें रह गई थी, आज कुछ फुर्सत मिली तो शॉपिंग फाइनल कर लीजिए। ये कहते वो कमरे की जाने पड़ा। खुले दरवाजे से अंदर झाँका तो अरूश वहाँ मौजूद नहीं थी। इसने पलट कर समीना बेगम की तरफ देखा तो वो चेयर पर बैठ के बिलक बिलक कर रोने लगी। अरूश कहाँ है? शाह ने गज़बनाक लहजे में पूछा। इसकी आंखें लम्हों में कहर बरसाने लगी। वो आज ऑफिस गई थी लेकिन अब तक वापस नहीं। मैं 2 घंटे से इसका इंतज़ार कर रही हूँ, समीना बेगम ने बेबसी से जवाब दिया। शाह मोबाइल पर अरूश को कॉल करने लगा लेकिन इसका नंबर ऑफ जा रहा था। वो बगैर एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाले घर के खुले दरवाजे से निकल गया। चंद लम्हों बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। हमाद से मज़ाहमत करते करते वो थक गई थी। खौफ की इंतहा पर पहुँच कर इसके हवास साथ छोड़ गए। बेहोश होते इसकी गर्दन एक जानिब पर ढलक गई। कुछ देर की मसाफत और तय करने के बाद हमाद इसे शहर से बहुत दूर एक वीरान नौ तामीर इलाके में ले पहुँचा था, जहाँ इसके दोस्त का प्लाट मौजूद था। प्लाट की मुकम्मल तामीर भी अभी कुछ वक्त और दरकार था। करबो जवार में मौजूद तकरीबन प्लाट खाली थी। कद का प्लाट में तामीर का काम जारी था, क्योंकि दूर दूर तक बंदा ना बंदे की ज़ात वाली मिसाल थी। हमाद बड़ी आसानी से अरूश को गाड़ी से निकाल कर कंधे पर डाले अंदर ले आया। एक कमरे पर मुश्तमिल वह जगह काफ़ी कुशादा थी। मेन गेट से आगे बड़ा सा सेन और इसके आगे कोने में कमरा मौजूद था। एक कमरे पर छत नहीं थी और इसमें बजरी सीमेंट की बोरियों का ढेर लगा हुआ था। हमाद ने अरूश को कमरे में मौजूद पलंग पर लिटा दिया। अरूश मुकम्मल बेहोशी तारी थी। वो अरूश के पास ही बैठकर इसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। इस दौरान वो अरूश को अपनी हवस भरी ललचाई हुई नज़रों से घूरता रहा। जब इसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया तो उसने अरूश के गाल को धीरे धीरे सहलाया, फिर मुकम्मल इस पर झुक गया। इस पर अरूश हड़बड़ाकर नींद से बेदार हुई। हमाद सीधा हो गया। अरूश अजीब सी नज़रों से हमाद को देखने लगी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सर बुरी तरह चकरा रहा था। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से इसे समझने में मुश्किल हो रही थी वो कहाँ है। जब आंखें अंधेरे में देखने के काबिल होगी तो हमाद के चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट देखकर वो झटके से उठ बैठी। इसे सब कुछ याद आने लगा। इसने तेज़ी से पलंग से उठने की कोशिश की लेकिन हमाद ने इससे भी ज़्यादा तेज़ी दिखाते हुए इसका हाथ पकड़कर इसे खुद पर गिरा लिया। मेरी जान, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। फ़िक्र मत करो, मैं तुमसे शादी भी करूँगा, लेकिन पहले तुम पर अपनी मोहर तो लगा दूँ ताकि तुम फड़फड़ाना बंद करो। इसने एक नाजेबा हरकत की, फिर खबासत से कहका लगाया। बड़ा ही लानती आदमी है भाई। अरूश तड़प कर इससे खुद को छुड़ाने की सही करने लगी। इसने हमाद के चेहरे पर हमला किया। इसके नाखूनों से हमाद के चेहरे पर खराशी उभर आई। हमाद ने बिना किसी लिहाज मुरव्वत के जनाटेदार थप्पड़ों से अरूश का चेहरा लहूलुहान कर दिया। अरूश का निचला होंठ पूरी तरह फट गया। नाक से भी खून की लकीर बहकर थोड़ी तक पहुँच गई। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली, मेरी अम्मी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो मर जाएंगी। अरूश बेबसी और तकलीफ से तड़प तड़प कर रोने लगी। इसने दोनों हाथ जोड़कर हमाद से इल्तिजा की। सीधी तरह मेरी बात मान जाओ या फिर मैं कल तक तुमसे निकाह करके इस बुढ़िया के पास ले जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं भी मानोगी तो होगा वही जो मैं चाहूँगा। वो ज़लालत और कमीनगी की इंतहाओं पर था। अरूश ने इस दरिंदे की गंदी नीयत और गलीज़ इरादों की खौफ की महसूस की तो इसकी रूह तक कांप गई। तभी इसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े औजार पर पड़ी वो लोहे की रॉडनुमा चीज़ थी। अरूश ने लपक कर वो हाथ में उठा ली, उसे हाथ में लिए तन कर खड़ी होगी। हमाद ने इसके खतरनाक तेवरों को खातिर में न लाते हुए कमीनगी से कहका लगाया। अगर अब तुम अपने नापाक हाथों से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं ये तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। वो उल्टे कदमों दरवाजे तक पहुंच गई। हमाद के होंठों पर कमीनी मुस्कुराहट खेल रही थी। अरूश ने अपना दूसरा हाथ पीछे किया और कुंडी टटोलने लगी। इसकी पल भर की गफलत से हमाद को मौका मिल गया। उसने बढ़कर अरूश का हाथ रॉड वाला हाथ झपड़ लिया। इसके हाथ से रॉड छीन कर दूर फेंक के उसे घसीटते हुए पलंग पर ले आए। अरूश ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर हमाद जानवरों की तरह इस पर पल पड़ा। अरूश भरपूर मुज़ाहमत करी थी। इसके कपड़े जगह जगह से फटने लगे। इसने शिद्दत से वहाँ किसी के वहाँ जाने या अपने मर जाने की दुआ की। मीर साईं, रोज़ रोज़ आधी रात को घर से निकलने में मुझे बहुत डर लगता है। अंधेरे और सुनसान गलियों से गुजरते हुए खौफ से मेरी जान निकलती है। सरताज ने डरते डरते अपनी मुश्किल बयान की। सर्दी की शिद्दत से वो गाड़ी में बैठे हुए भी ठहर रही थी। इसकी हल्की सी शाल से सर्दी से महफूज रखने में नाकाम थी। अच्छा, मेरे अलावा भी तुम्हें किसी और चीज़ से डर लगता है? स्ट्रेंज। वो आईब्रोज का कदरे संजीदगी से बोला, मगर इसका मूड फुल शरारत में भरा था। डार्क ग्रे शलवार सूट में रात के इस पहर भी वो निखरा निखरा सा प्रिंस चार्मिंग लग रहा था। इसकी हिफाजत से तराशी भी दिलकश मूँछों तले खूबसूरत होंठों पर मुस्तकिल शरीर से मुस्कुराहट खेल रही थी। दिलबर साईं, यूँ कहो ना, मुझसे ज़्यादा शादी की जल्दी तुम्हें हो रही है। हम दोनों की अधूरी सी मुलाकातें तुम्हें भी खलने लगी हैं। तुम भी हर पल हर वक्त हर जगह सोते जागते मेरा साथ चाहती हो।
वो बड़ी अदा से फिल्मी अंदाज में बोल रहा था। क्यों, सही कह रहा हूँ ना। मीर ने इसको ठिठुरता कांपता देखा तो अपने गले में लिपटी भारी मर्दाना शॉल इसके गिर्द लपेटते हुए शरारत से कांख दबाकर पूछा। मीर ने इसकी बात में इसको फंसाकर एक ज़बरदस्त कहका लगाया, फिर मरी मानी खेज मुस्कुराहट होंठों पर सजा इसके चेहरे के बिगड़ते जावे नोट करने लगा। साईं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये चाहती हूँ आप रोज़ रोज़ मिलने की ज़िद ना किया करें, मेरी जान मुश्किल में आ जाती है। ज़रताज़ ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की। मीर की बात वो पहले बुरी तरह सहम की, फिर इसे नागवार तो गुजरी, मगर इसने फ़ौरन चेहरे के तासुरात बदलकर मीर को जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा मेरी जान, फिर तुम ही बता दो कितने दिन बाद मिलने की ज़िद किया करूँ। वो मुस्कुराहट दबाए मासूम सी शक्ल बनाए पूछ रहा था। इस वक्त तो बिल्कुल भी सीरियस मूड में नहीं था। उफ़, ज़रताज़ ने बेसाख्त अपनी पेशानी पर हाथ मारा। जाने सजावल, अपनी किस्मत को कोस रही हो या मुझे, जिसने तुमसे दिल लगाकर तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। मीर सजावल ने डैशबोर्ड पर रखे सुर्ख गुलाब को हाथ पर ढाकर उठाया और ज़रताज़ के बालों में सेट करते हुए शरारत से गोया हुआ। साईं, अल्लाह ना करे जो मैं कभी आपको कोसूं। ज़रताज़ ने मासूमियत से हाथ कानों को लगाया। इतना चाहती हूँ मुझे, मीर का कहकर बेसाख्ता था। ज़रताज़ के गालों पर एकदम सुर्खी बिखर गई, होंठों पर शर्मगी मुस्कुराहट ने छप दिखलाई, जिसे छुपाने के लिए वो रुख मोड़कर बाहर अंधेरे में देखने लगी। मीर ने बड़ी दिलचस्पी से इसका ये रूप देखा, फिर इसका रुख अपनी जानिब घुमाकर झुककर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ज़री, अगर मैं मर जाऊँ तो तुम मुझे भूल जाओगी ना, बल्कि तुम तो शुक्र मनाओगी कि अच्छा वह मर गया और मेरी जान छूट गई। ज़रताज़ ने घबराकर इसकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हूँ, मैं जानता हूँ मैं एक पल में भूल जाओगी मुझे और शादी कर लोगी किसी और से। मीर ने संजीदगी से कहते हुए पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाने लगा। चल लो जी। मीर साईं, ऐसी बातें मत क्या करें, मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो वैसे भी मौसम साईं और आपकी दुश्मनी और आए दिन के झगड़ों से खौफजदा रहती हूँ। हर वक्त धड़का लगा रहता है, न जाने कब क्या हो जाए। ज़रताज़ की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। चुप, बिल्कुल चुप, दोबारा कभी मेरे सामने अपनी ज़ुबान से मौसम का नाम नहीं तो ज़ुबान खींच लूँगा। मीर ने उंगली इसके होंठों पर रखी, दूसरे हाथ से इसके बालों को जकड़ लिया। ज़रताज़ सहम कर खौफजदा से इसको देखने लगी। ज़रताज़ को अब तक इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इसके मुंह से निकलने वाली कौन सी बात मीर सजावल जैसे सरपीरों को मुश्तिल कर देगी। ज़रताज़, मैं अपने सिवा किसी और का नाम भी तुम्हारी ज़ुबान पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी मेरे सबसे बड़े दुश्मन का। मेरी बर्दाश्त को इस तरह कभी मत आजमाना। फिर कभी तुमने इस गाली का नाम लिया तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूँगा, और तुम्हारा भी यही हश्र होगा, फिर चाहे बदले में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मगर इस मामले में मैं कभी रियायत नहीं करूँगा। इसका लहजा दहशतनाक हो गया था। ज़रताज़ की फैली आंखों को देखकर मीर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर ज़बत से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मीर सजावल ने एक नज़र ज़रताज़ के डरे सहमे चेहरे पर डाली, फिर एकदम मूड बदल कर इसके गिर्द अपना मजबूत बाजू फैला दिया, छुपकर अपने दहकते हुए लब इसके गाल पर रख दिए। ज़रताज़ जो सर्दी से बर्फ़ हुई जा रही थी, दर हकीकत मीर के सर्द लहजे ने इसे अपनी जगह मुंजमद कर दिया था, मगर फिर वो मीर की पूरी हिद्दत बाहों की गर्मी में पिघलने लगी और पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। मीर सजावल गहरी सांस भरकर ज़रताज़ की खुशबूदार जुल्फ़ों को खुशबू अपने अंदर उतारा था। वो अपना सारा गुस्सा भुला इस खुशबू को महसूस करके मदहोश हुआ जा रहा था। ज़रताज़, मगरिब का वक्त हो रहा है, दरख्त के नीचे क्यों बैठी है, पगली हुई है क्या? ज़रताज़ की माँ ने दूर से मुर्गियों के पिंजरे में बंद करते हुए ज़रताज़ को डांटा, जो न जाने कब से दरख्त से टेक लगाए मीर सजावल के ख्यालों में खोई हुई थी। असद से कब मगरिब होगी इसे पता ही न चला। माँ की पुकार पर हड़बड़ाकर होश की दुनिया में वापस लौटा। इसने अपने गाल पर उंगलियां रखकर मीर सजावल के लबों के लमस को महसूस किया। आंसू पलकों से टूट कर गालों पर बहने लगे। वो भी इसे कैसे बताया कि वो इसको भूलना तो दूर, इसके बगैर सांस भी नहीं ले पा रही। इसकी जुदाई ने किसी और के साथ जीना तो क्या, अपनी ज़िंदगी से भी दूर कर दिया। वो सांस तो ले रही है मगर जी नहीं रही। इस पल शिद्दत से इसके दिल ने मीर सजावल की ज़िंदगी के लिए दुआ की। वो मगरिब की नमाज़ कज़ा नहीं करना चाहती थी। चुपके से अपनी हथेलियों से आंखें रगड़ी और वज़ू करके बेजान कदमों से नल की तरफ बढ़ गई। रानी से होने वाली पहली मुलाकात से लेकर अब तक मखदूम शाह से भुला नहीं सका था। चल लो, इधर तीजा भी गया हीरो। मखदूम शाह को वो मासूम सी गुड़िया जैसी लड़की बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन वो अपने जज्बों को कोई नाम नहीं देना चाहता था। वो अपने और इसके ख़ानदान के बीच में पड़ी दीवार को फरामोश नहीं कर सकता था, मगर इस दिन की पार्टी में होने वाली मुलाकात के बाद वो मुसलसल इसके बारे में सोचा जा रहा था। चलो, कोई तो अक्ल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था वो खुद भी नहीं जानता, मगर आज दिल की बेकरारी अरूज पर थी। बिलाकर मजबूर होकर आज वो रानिया के नंबर पर कॉल कर रहा था, जबकि वो जानता था इस वक्त बहुत परेशान होगी। वो मीर सजावल के ज़ख्मी होने की खबर से आगाह था और इसे यही मुनासिब वक्त लगा रानिया को कॉल करने का। इस बहाने में से खुद से पहल करने की शर्मिंदगी से भी बच जाता। पहल मुसलसल जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हेलो। चंद लम्हों बाद रानिया की थकी थकी सी आवाज़ मोबाइल में उभरी। डॉक्टर मखदूम शाह का नंबर देकर इसकी आवाज़ ज़रा मोहतात थी। हेलो रानिया, कैसी हैं आप? ना सलाम ना दुआ। मखदूम शाह ने नरमी से इस्तफसार किया। मैं ठीक हूँ। रानी इसकी कॉल पर कुछ हैरान सी थी। मुझे बस अभी आपके कज़न पर होने वाले हमले की खबर मिली। मैंने मीर सिप्तैन से खैरियत दरियाफ्त करना चाहिए, लेकिन इनके नंबर पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, तो मैंने सोचा आपका नंबर ट्राई करूँ। मीर सजावल की कंडीशन कैसी है? मखदूम शाह मुकम्मल अनजान बना पूछ रहा था, जबकि वो जानता था कि इस सब के पीछे कौन है। मौज़म शाह इसका भाई था और वो अपने भाई की हरदा से आशना था। मखदूम शाह, पहले तो सारे छड़ मैंने कोई गलत दस और रानिया का नंबर कि तुम्हारी आई। कंपेन में होने वाली बदनामी और बदमज़गी को इतने आराम से नज़रअंदाज करने वालों में से नहीं था। सजावल भाई की कंडीशन क्रिटिकल है, अब तक इन्हें होश नहीं आया। रानी ने अफसरदगी से जवाब दिया।
मैं हॉस्पिटल आना चाहता था, लेकिन जाफर शाह और इनकी फैमिली को ये बात नागवार गुजरेगी, इसलिए मैं आने का इरादा तर्क कर दिया। वो बात को तूल दे रहा था। जी आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं होगा, रानी ने साहब को इसे जवाब दी, क्योंकि फ़ायदा चाची वक्फे से शाहपुर वालों को कोस रही थी। ऐसे मखदूम शाह की आमद हम हंगामा बर्पा कर देती। रानी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मगर ये वक्त मुनासिब नहीं। कुछ दिनों बाद मैं आपको दोबारा कॉल करूँगा। आपने मेरा कॉल करना माइंड तो नहीं किया? नहीं। रानी के मुँह से बेसाख्ता निकला, फिर इसकी ज़ुबान दांतों तले दबा ली। मखदूम शाह इसकी हालत को तसव्वुर की निगाह से देख रहा था। वो इसके अंदाज़ पर खासा महसूस हुआ। इट मीन्स आप मेरी कॉल का इंतज़ार भी करेंगी? जी। रानी इसकी बात पर एकदम कंफ्यूज होगी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का जवाब हाँ में दे या ना में। मैं जानता हूँ आप ज़रूर इंतज़ार करेंगी। गुड बाय। मखदूम शाह इसकी कैफियत समझ कर खुद ही बोल पड़ा, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल की स्क्रीन पर निगाह टिका दी। जैसे रानी की तस्वीर इस पर जगमगा रही है, मगर रानी की तस्वीर इसके तसव्वुर में रोशन थी। चलो, मखदूम शाह ने भी ना आगे ही निकलना है ना, तो पीछे नहीं रहना। मौज़म शाह ने वहाँ से निकलते अपने ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अगले 1 घंटे में वो अरूश की गुमशुदगी की वजह तक पहुँच चुका था। लोकेशन भी इसे फराहम कर दी गई थी। वो दीवानगी के आल में गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, जो हवाओं से बातें कर रही थी। बड़े रिसोर्सेज, अद्दत रिसोर्सेज होने चाहिए बंदे ने। शाह के साथ इसके 4 गार्ड्स भी मौजूद थे, जो दूसरी गाड़ी में सवार थे। वो तनहा ड्राइव कर रहा था। इसके सर पर वहशत सवार थी। शाह का बस चल रहा था। वो उठकर इस जगह पहुँच जाता जहाँ हमाद ने अरूश को अगवा करके छुपाया था। जिस शख्स ने अरूश को अगवा किया था, इसके बारे में अब तक शाह कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका था कि इसने किसके हुक्म पर इतनी जुर्रत की है। मीर सिप्तान और उसके ख़ानदान पर मुसलसल इसका आदमी नज़र रखे हुए था। वो तकरीबन सुबह से हॉस्पिटल में मौजूद था। अगर शाह को इसके इस काम में मुलव्वस होने का ज़रा भी शक होता, तो अब तक मीर सिप्तान को अपने हाथों से अज़ियतनाक मौत दे चुका होता। शाह की नज़रें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद लोकेशन की टाइमिंग पर बेचैनी से उठती। वो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी। वो जगह इसके दिमाग की रगे मज़ीद तनगी। इसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। 10 मिनट से भी कम वक्त में वो लोग इस प्लाट के बाहर मौजूद थे। खादम हुसैन और बाकी तीनों गार्ड्स फुर्ती से गाड़ी से बाहर निकले। शाह के इशारे पर खादम हुसैन लपक कर प्लाट की 3 से 6 फुट की दीवार कूद गया और दरवाजे की कुंडी खोल दी। शाह ने दरवाजे से अंदर कदम रखा, तभी अरूश की मिन्नत समाजत भरी आवाज़ इसके कानों से टकराई। मौज़म शाह के पूरे बदन का खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। वो तकरीबन भागता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। गार्ड ने बढ़कर गन के पिछले हिस्से से दरवाजे पर 2-3 ज़रब लगाए। खादम हुसैन, नवाज दरवाज़ा तोड़ दो, कोई फायर नहीं करेगा, मुझे ये बंदा ज़िंदा चाहिए। मौज़म शाह पूरी कुव्वत से धाड़ा। अरूश मुसलसल मज़ाहमत से अदमुई होकर मुकम्मल हमाद के रहमो करम पर आ गई थी। हमाद भूखे कुत्ते की तरह इस पर झुका इसे नोच खरोच रहा था, जब इसे दरवाजे पर पड़ने वाली ज़ोरदार ज़रब और मौज़म शाह की कहर बरसाती आवाज़ सुनाई दी। वह फ़ौरन अरूश को छोड़कर खड़ा हो गया। किसी की आमद इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। निकाह का कोई बंदोबस्त इसने नहीं किया था। वो बस अपनी हवस पूरी करके अरूश को वहीं छोड़कर भाग जाने वाला था। मौज़म शाह के अल्फाज ने इसे चकरा कर रख दिया। शाह की आवाज़ सुनकर अरूश के बेजान जिस्म में जान पड़ गई। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढा और अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया। चारों गार्ड 5 मिनट में लकड़ी का खोखला दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गए। शाह गन ताने कमरे में दाखिल हुआ। बाकी सब ने भी अपनी गन्स उठा ली। हमाद के हाथ में मौजूद डार्ट ज़मीन पर गिर गई। अरूश भागकर शाह से लिपट गई। इसलिए में वो सब कुछ फरामोश कर गई थी। सिप्तान की मोहब्बत भी और शाह के ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी के लिए मजबूर करने के रवैये को भी। इस वक्त अगर कुछ याद था तो बस ये कि शाह इसके लिए फ़रिश्ता बनकर आया था, और हमाद जैसे शैतान सिफ्त इंसान के हाथों इसकी आबरू पामाल होने से बचा ली। शाह ने इसके सर पर हाथ रखा, फिर इसकी कमर धीरे से थपथपाई और इसे खुद से अलग कर दिया। वो धीरे धीरे हमाद की तरफ कदम बढ़ा रहा था। हमाद 2 कदम पीछे हटते ही दीवार से जा लगा। शाह के चेहरे पर फैला जलाल हमाद के अंदर कपकपी पैदा कर रहा था। तेरे ते कसबल गड्ढे का ना है डंगर, ए हैवान असी तेरे वास्ते पैदा किया, नावल दे विच आया। हमाद साहब तैनू तो लगेगा पता, जानवरा। अरूश के सर पर कोई वारिस नहीं, यही सोच कर तो इसने इसे अगवा किया था। अब यही तो सोच कर तूने अगवा किया था ना। अब तेरी यही भूल तुझे जहन्नम तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं अरूश की तरफ उठने वाली आँख नोच लेना जानता हूँ। लेकिन तूने तो इसके दामन को दागतर करने की कोशिश जैसे गुनाह कर डाला। तेरी तो लाश को भी इबरत का निशान बना दूंगा। शाह का लहजा दहशतनाक था। हमाद की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी। अरूश को अगवा करने की गलती पर वो पछता भी नहीं पाया कि शाह ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ से रसीद किया, फिर पढ़कर हमाद का गला दबोचकर ज़मीन पर गिरा दिया। हमाद की आंखें बाहर को उबलने लगी। हमाद को अंदाज़ा हो गया कि इसने बहुत बड़ी गलती हो गई है। शाह ने इसका गला छोड़ दिया। हमाद संभलने भी ना पाया था। वो ज़ोर ज़ोर से गला पकड़े खांस रहा था। तब शाह ने इस पर लात और मुक्कों की बरसात कर दी। शाह अपनी ज़िंदगी का पहला चंगा काम कर रहा है। अरूश खौफज़दा होकर कमरे से निकल गई। बहुत देर तक वो इसे बेदर्दी से पीटता रहा। जब हाँफने लगा तो इसे छोड़कर जेब से इलेक्ट्रिक पेन निकाला। हमाद नींद बेहोशी की हालत में बेसुध पड़ा था। शाह ने इलेक्ट्रिक पेन इसको टच किया। हमाद ने एक झटका लिया और बेहोश हो गया। शाह ने खड़े होकर अपने कपड़े दुरुस्त किए, बालों पर हाथ फेरा और खादम हुसैन को मुखातिब किया। खादम हुसैन, मैं बीबी को लेकर जा रहा हूँ, तुम इसको उठाकर जगह पर लेकर पहुँचो। जब तक मैं वापस ना पहुँचूँ, इसके होश में आने पर सिर्फ इतना मारना कि ये मरने ना पाए और सब कुछ उगल दे। इसे क्या सज़ा देनी है ये मैं खुद तय करूँगा। हाजिर साईं। खादम हुसैन ने फ़कत इतना कहा। वो जानता था कि इसकी सज़ा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, मगर इसकी मौत का तरीका क्या होगा ये सिर्फ शाह जानता था।
शान बाहर निकलकर दीवार के साथ खड़ी अरूश की तरफ हाथ बढ़ाया और इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे साथ लिए गाड़ी के पास पहुंचा। शान फ्रंट डोर खोलकर इसे बिठा दिया। मीर जावल को होश आ चुका था और आज इसे आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। फ़ायज़ा बेगम खुशी से निहाल होकर बार बार इसके माथे को चूम रही थी। वो दिन रात हॉस्पिटल में इसके पास मौजूद रही थी, एक बार भी घर नहीं गई थी। हालांकि मीर जाफ़र ने कई बार इन्हें कहा कि वो कुछ देर के लिए घर चली जाए, थोड़ा आराम कर ले, मगर फ़ायज़ा बेगम ने इनकी एक ना सुनी थी। वो अपने इकलौते बेटे से इस हालत में एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती थी। इनकी कुल कायनात वही तो था जिसको देख देख कर वो जीती थी। इसके होने के एहसास से इनकी गर्दन फ़ख्र से तन जाती थी। इनके गुरूर तकब्बुर में बेपनाह इजाफा हो जाता था। मीर जाफ़र तो रंगीन फितरत के मालिक थे। जब शादी के 3 सालों तक अल्लाह ने इन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा तो मीर जाफ़र लम्हों में फ़ायज़ा बेगम का हुस्न जमाल भुला बैठ गए। इसके वो शादी की पहले रात से दीवाने थे और दूसरी शादी के लिए पर तोड़ने लगे। इनकी सास ने भी बेटे की ख्वाहिश की भरपूर हमायत की। मीर जाफ़र के दिल में भी अपनी किसी क्लास फेलो की दबी मोहब्बत जाग उठी जो अब तक इनके इश्क में दीवानी थी और राब्ता रखे हुए थी। मीर जाफ़र भी एक साल में 1-2 चक्कर इसके पास लगा ही लेते। अब तो इन्हें शादी करने का सुनहरा मौका मिल गया। इसी दौरान फ़ायज़ा बेगम को प्रेग्नेंट होने की खबर मिली। मीर जाफ़र खुश तो बहुत हुए, मगर दूसरी शादी के अरमानों पर ओस गिर गई। फ़ायज़ा बेगम के बेटे की विलादत ने मीर जाफ़र को जंजीर पहना दी। फिर वो फ़ायज़ा बेगम के ही होकर रह गए। मीर जावल जैसे खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को पाकर फ़ायज़ा के पैर ज़मीन पर न पड़ते थे। पिछले दिनों मीर की जो हालत थी, इसने फ़ायज़ा बेगम का सारा गुरूर तंतका मिट्टी में मिला कर रख दिया था। इन्हें अपनी दुनिया लुटती हुई महसूस हो रही थी, मगर वो खासी मुतमिन हो गई थी। मीर, मैं नमाज़ अदा करके आती हूँ, तुम आराम करो और किसी भी फजूल सोच में अपने जहन को मत उलझाना, ये तुम्हारी सेहत के लिए फ़िलहाल मुनासिब नहीं। फ़ायज़ा बेगम ने इसे समझाते हुए इसके सर पर हाथ फेरा। वो जानती थी वो खुद पर हुए हमले और इसमें ज़ख्मी हो जाने पर अपनी शिकस्त महसूस करके वो किस तरह खुद को काबू किए हुए था। वो इसकी माँ थी और बचपन से बाप के साथ साथ माँ के दिल के भी बेहद नज़दीक था। आने वाले कल से भी वो बेहद खौफज़दा थी। इन्हें इल्म था कि जब तक मीर जावल इस बात का बदला नहीं लेगा, सुकून से नहीं बैठेगा, और यही बात इन्हें मुस्तरब किए हुए थी। मीर ने सर के इशारे से इन्हें मुतमिन कर दिया, फिर बोला, साजिद को मेरे पास भेज दे। इसने अपने मुलाजिम का नाम लिया। फ़ायज़ा बेगम ने सारी लाओ नमाज़ अदा करने की नीयत से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर कर हिफाजत पर मामूर अपने मुलाज़िमों को कुछ हिदायत दी और साजिद को मीर का पैगाम देकर हॉस्पिटल के हिस्से की तरफ बढ़ गई। चल पड़ी जो नमाज़ अदा करने के लिए मखसूस था। हुक्म साईं। साजिद अंदर दाखिल हुआ और मौदमाना हाथ बांध कर खड़ा हो गया। ज़रताज कैसी है? मेरे बारे में ख़बर तो मिल गई होगी इसे। मीर ने सबसे पहले इसके बारे में सवाल किया। जी साईं, इस दिन वो स्कूल से साईं मासूम शाह के मज़ार पर गई थी। इसके बाद से अब तक घर से नहीं निकली। मैंने पता करवाया अपने घरवाली से, वो बहुत बीमार है। इनकी अम्मा और बाबा बड़े परेशान है जी। साजिद की फराहम करदा इत्तलात पर मीर जावल की आंखें मुस्कुराई, मगर एकदम ही इसने अपने लतीफ़ जज्बात की लहर को आंखों से निकल कर चेहरे तक आने पर पहरा लगा दिया और बेतासुर लहजे में बोला, फैज़ अली भी ज़ख्मी है या? मीर ने अपने खास मुलाजिम की बाबत दरियाफ्त की और कसदन जुमला अधूरा छोड़ा। हमले की रात वही गाड़ी ड्राइव कर रहा था साईं, वो 2 दिन बाद चल बसा था। साजिद ने सर झुकाकर जवाब दिया। मीर जावल ने लब फेंच कर निगाहें छत पर गाड़ दी। फैज़ अली बचपन से इसके साथ था, इसकी वफादारी की कोई मिसाल नहीं मिलती थी। एक गहरी सांस भरकर इसने अपने अंदर उठते हुए गुस्से के बाल पर अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश की। आज से मौज़म शाह की हर हरकत पर कड़ी नज़र रखो। इस बंदे को ये काम सौंप दो जिस पर तुम्हें मुकम्मल एतमाद हो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। याद रहे, एक लम्हे की भी गफलत की सज़ा मौत होगी। इसने दहशतनाक लहजे में तनबीह की। जी बेहतर साईं, कोई और हुक्म? वो मीर की आंखों में उतरी वहशत देख रहा था। साजिद का दिल घबराने लगा। मीर जावल ने हाथ के इशारे से जाने के लिए कहा। इसके जाते ही इसने अपना बाजू आंखों पर रख लिया। इस लम्हे वो शिद्दत से ज़रताज को मिस कर रहा था, मगर लाज चाहने के बावजूद भी इससे मुलाकात मुमकिन नहीं थी। जब तक मुकम्मल सेहतियाब होकर अपने पैरों पर चलकर इस तक नहीं पहुँच जाता, तब तक इसे ज़रताज के दीदार से महरूम रहना था, और यही बात इसे कोफत में मुब्तला कर रही थी। समीना बेगम जाए नमाज़ पर बैठी मुसलसल रो रही थी, दुआ मांग रही थी। अयान इनकी गोद में सर रख कर सो चुका था। मौज़म शाह को निकले हुए 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे, मगर अब तक न अरूश आई और ना ही इसकी कोई खैर खबर मिली। इनका दिल अंदेशों से बैठे जा रहा था जब दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। वो गिरती पड़ती दरवाजे तक पहुंची और बेताबी से दरवाज़ा खोला तो सामने अरूश को मौज़म शाह के साथ खड़ा पाया। अरूश लपक कर माँ के से लिपट गई। अरूश के चेहरे पर निशानात देखकर समीना बेगम के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसकी हालत अब तो रो रही थी, वो हिचकियों से रोने लगी। समीना ने इसे खुद से लिपटा लिया। वो खुद भी रो रही थी। आज के दिन उन्होंने किस अजियत में गुजारा ये वही जानती थी। मौज़म शाह भी अंदर चला। इसने पलट कर दरवाज़ा बंद किया। वो पुश्त पर हाथ बांध कर बेतासुर चेहरे के साथ खड़ा था। इसने बैठने की भी ज़हमत नहीं कि इसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था कि इस वक्त वो किस मूड में है। दोनों माँ बेटी मुजरिमों की तरह सर झुकाए खामोश खड़ी थी। फिर शाह ने खुद ही खामोशी तोड़ी, बराह रास्त अरूश को मुखातिब किया। हम्माद कौन है? वो तुम्हें कैसे जानता है? यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची कि वो तुम्हें उठा कर ले गया? इसका लहजा धीमा मगर इसमें चट्टानों से सख्ती थी। समीना को इसकी बात पर करंट लगा। इन्होंने पहले शाह को और फिर अरूश को बेयकीनी से देखा, मगर अरूश की हालत शाह की कई बात को सच साबित कर रही थी। अरूश ने झिझकते हुए रीबा के घर हमाद से होने वाली पहली मुलाकात से लेकर रिश्ता भेजने से इनकार तक की पूरी कहानी धीमी आवाज़ में इसके गोशगुजार कर दी। समीना ने अपना सर थाम लिया। शाह ने हुनकारा भरा। खाला जान, मैंने कहा था ना आपसे, अब अरूश घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। फिर किसकी इजाज़त से ये घर से निकली थी? क्या सोचकर आप दोनों ने अपनी मनमानी की? वो बफर रहा था। समीना बेगम के पास इसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वह नादम से नजर चुका गई। आप लोगों पर मेरी बात का असर नहीं हुआ। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया आपकी इस बेटी ने। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी मेरे मुलाजमों के सामने।
मौसम शाह शराजी की होने वाली बीवी को किसी ने अगवा के पूरा दिन वो इसकी कैद में गुजार कर आई है। मेरा सर शर्म से झुका दिया इसने। दिल करता गोली मार दूँ आपकी लाडली को या इसकी टांगें तोड़कर हमेशा के लिए घर बिठा दूँ। करब और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में घिरा बुरी तरह तिल मिला रहा था। समीना बेगम ने दहल कर इसकी तरफ देखा। अब मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मजीद 1 मिनट भी मोहलत नहीं दूंगा। इसी वक्त आप लोग मेरे साथ चलेंगे। मेरी दीवी ढील का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया आप दोनों ने। आज ही मेरा और अरूश का निकाह होगा। शाह ने पुष्ट पर हाथ बांधे नफ़ी में सर लाते हुए एक लम्हे में अपना फैसला सुना दिया। अरूश के सीने में एक होक सी उठी थी। इसके दिल की सरजमीन पर पहला कदम रखने वाला मीर सिब्तैन था। अरूश ने इसकी हमराही के ख्वाब भी सजा लिए थे, मगर इसके ख्वाब इतनी जल्दी चकनाचूर हो जाएंगे वो ये नहीं जानती थी। समीना बेगम शाह के मुँह से निकले अल्फाजों पर एक लम्हे के लिए छिटकी ज़रूर, मगर इन्हें शाह के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था। अरूश के साथ आज जो कुछ भी हुआ वो सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह अरूश और रेयान का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाता। वैसे भी इनमें शाह के फैसले से इख्तलाफ करने की जरूरत भी नहीं थी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी बरसों पहले गुजरी कहानी फिर दोहराई जाए। एक बार फिर इन सब पर क़यामत टूट पड़े, जिससे 3 ख़ानदान तिनकों की तरह बिखर गए थे, जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। अगले घंटे में वो तीनों अपने ज़रूरी सामान के साथ मौसम शाह की गाड़ी में सवार इसके नए बंगले में शिफ्ट होने जा रहे थे, जो शाह ने अरूश के लिए ख़रीदा था। समीना बेगम, अरूश और रेयान तीनों बैक सीटों पर बैठे हुए थे। शाह ने बैक में मिरर से खफकी भरी नज़र अरूश पर डाली। इसके चेहरे पर ज़ख्मों के निशानात देखकर शाह को नए सिरे से गुस्सा चढ़ने लगा। अब हमाद का वो क्या हशर करने वाला था कि तो वही जानता था। चंगा होगा इतना और पड़ी कार। ऑफिस की टाइमिंग खत्म हुए घंटों गुजर चुके थे। पूरा स्टाफ जा चुका था, मगर अब तक वो एक ही पोजीशन में बैठा, ना जाने की सुधेड़पन में मसरूफ़ था। तभी इसका मोबाइल बज उठा। इसने टेबल पर बड़े मोबाइल पर नज़र डाली और रानिया का नंबर देकर कॉल अटेंड कर ली। हेलो भाई, आप अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? हम सब डिनर पर आपका वेट कर रहे हैं। रानी बेटा, आप लोग डिनर करें, मुझे घर पहुँचने में देर हो जाएगी, इसने आहिस्ती से जवाब दिया। भाई एनी प्रॉब्लम? इसकी आवाज़ का बोझलपन महसूस करके रानी ने इस्तफसार किया। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ देर तक फ्री होकर घर पहुँचता हूँ। इसने रानिया को टाल दिया। लेकिन डैडी कितनी बार आपका पूछ चुके हैं, रानी ने परेशानी से कहा। तू मैंने खाना खिलाकर मेडिसिन दो, मैं घर पहुंचकर इनसे मिल लूँगा। मीर सिब्तैन ने कहते के साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मुझे अरूश के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। वो जो कुछ भी बोली थी कि झूठ नहीं बोल रही होगी, मुझे इसकी बात को समझना चाहिए था। मौसम शाह जैसा इंसान जो हर किसी पर अपनी धौंस जमाना जानता हो, हर बात में अपनी मर्जी करने का आदी हो, इसके लिए अरूश जैसी दबू लड़की को अपने इशारों पर चलाना कौन सा मुश्किल काम है। इसने अरूश को भी मजबूर किया होगा। मैं क्यों इससे बदगुमान हो गया? ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरी सोच इतनी सती है। नहीं, मुझे इससे फ़ौरन कॉन्टैक्ट करना चाहिए। मीर सिब्तैन दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए सोच रहा था। मोबाइल उठाकर इसने अरूश को कॉल मिलाई। 2-3 बार ट्राई करने पर अरूश का नंबर ऑफ जा रहा था। इसका नंबर क्यों ऑफ है? सोई तो नहीं होगी? कुछ सोचकर वो जैकेट, मोबाइल और कीज़ उठाए ऑफिस से बाहर निकल आया। चलो जी। वो बेमकसद सड़कें नापता रहा। फिर कुछ देर विंडो स्क्रीन पर नज़र जमाए सोचने के बाद इसने गाड़ी का रुख अरूश के घर की जानिब की था। जाकर तेन तारा ही मिलना, तन लगेगा सवाद। तकरीबन 20 मिनट बाद रैश ड्राइविंग करते हुए वो अरूश की गली में पहुँच चुका था। गाड़ी से उतरकर वो अरूश के घर की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ बड़ा सा ताला देखकर इसे मुँह चढ़ा रहा था। मीर सिब्तैन ने ताला हाथ में पकड़े, इधर उधर नज़र दुराई तो कुछ फासले पर एक खातून को गेट से झांकता देखकर इनकी तरफ चला, जो इसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही दरवाजे तक आई थी। आंटी, क्या आपको मालूम है ये लोग कहाँ गए और कब तक वापस आ जाएंगे? बेटा, इनके घर पर तो 2-3 दिन से ताला लगा हुआ। वैसे तो ये लोग कभी कहीं नहीं गए, ऐसा पहली बार हुआ है, खातून ने तफसीली जवाब दिया। मीर सिब्तैन सारी लाकर पलट के इस वक्त वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इसी बेबसी में खुद को कोस रहा था कि इसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अरूश, तुम कहाँ चली गई यार? अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूँ? और तो घर जाकर आराम ना रोटी खा तो जाकर सो जा, तो लभेगा उन्होंने। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। इसने गुस्से से स्टेयरिंग पर हाथ मारा और फिर से अरूश का नंबर ट्राई करा तो जब मसलसल ऑफ जा रहा था। इन लोगों को मौसम शाह के घर में एक दिन और एक रात गुजर चुकी थी। घर क्या जैसे महल था। इसकी शान शौकत हवेली से कुछ कम नहीं थी। जदीद और कीमती फर्नीचर से रास्ता, बेहतरीन इंटीरियर डेकोरेटिंग का शाहकार। वो तीनों तो हक धक रह के शाह ने इन लोगों को मुलाजमा के साथ सीधा बेडरूम में पहुंचा दिया था, और खुद बाहर से ही जो किया था तो अब तक वापस नहीं आया। पूरी रात अरूश की आंखों से नींद दूर रही। वो जो बेहाल होकर दोपहर को सोई अब उठी थी। अपने सामने लगी शाह की तस्वीर घूरते हुए इसके जहन में कल गुजरने वाला वाक़या पूरी जुज़ियात से ताज़ा हो गया। वो छुरी लेकर उठ बैठी। कमरा बेहद कुशादा और फुली फर्निश्ड था। एक दीवार पर शाह की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। छोटा सा रूम फ्रिज भी मौजूद था। समीना बेगम सोफे पर अजनबी से अंदाज में बैठी किसी सोच में गुम थी। तभी अरूश ने अपनी जानिब मुतवज्जह किया। अम्मी, मुझे मौसम शाह से शादी नहीं करनी। आप किसी भी तरह इन्हें रोक लें, मैं इस निकाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। मुआजी से बोली। जेड़े चाले तेरे को चढ़ गया ना तो बस भाई चुप करके। अरूश, क्या चाहती हो तुम? बोलो। मौसम से निकाह नहीं करना तो किससे करना है? समीना तुर्की ब तुर्की बोली। अरूश की नज़रों में सितमगर का चेहरा घूम गया, जिसने एक पल भी नहीं लगाया था बदगुमान होने में। वो चाहकर भी अब मीर सिब्तैन का नाम नहीं ले सकती थी, इसलिए खामोश नज़रों से माँ को तकती रही। इतनी रुसवाई हो चुकी है, काफ़ी है। इससे ज़्यादा की मुतहम्मिल मैं नहीं हो सकती। मौसम जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। कल जो कुछ भी हुआ इसने मुझे सर से पाँव तक हिला कर रख दिया। अगर मौसम वक्त पर ना पहुँचा तो क़यामत टूट पड़नी थी। शुक्र करो जिसने तुम्हें बचा लिया और सबके बावजूद भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। समीना बेगम ने इसे अच्छी तरह ताड़ा। अरूश लाजवाब सी होकर रह गई। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। येस। दोनों ने
बेख्तियार दरवाजे की जानिब देखा जबकि जवाब अरूश ने दिया। सर का हुक्म है आप लोग डाइनिंग रूम में जाकर खाना खा लें, वो किसी ज़रूरी काम से गए हुए, लंच बाहर ही करेंगे। मुलाजमा मौतबाना शाह का पैगाम इन तक पहुँचा है। ठीक है तुम जाओ, हम कुछ देर तक आते हैं, समीना ने जवाब दिया। मुलाजमा सर चुका है, वापस पलट गई। अरूश तुम फ्रेश हो जाओ और नीचे जाकर अयान के साथ डिनर कर लो, मुझे भूख नहीं है, वो थके थके अंदाज में बोली। अरूश खामोशी से उठकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होगी। समीना बेगम ने सोफे की पुश्त पर सर रखकर आंखें मूंद ली। इनके जहन में माजी के दरीचों के दरवाह होने लगे। अच्छा अब पास्ट शुरू होने लगा है। चलें अगर पास्ट नॉर्मल हुआ तो आज आपको पास्ट पूरा सुना देते हैं। अगर पास्ट बहुत बड़ा आया तो फिर मेरे वालों माजरत, फिर जिन्नी मैं एपीसोड करनी रिकॉर्ड लॉन्ग और नहीं करांगी, क्योंकि मैं हूँ 3-4 घंटे के एपीसोड तो नहीं ना कर सकती अगर पास्ट थोड़ा लंबा गया। पता नहीं मुझे ये आइडिया नहीं कि पास्ट लंबा है कि छोटा है। 20 वर्ष पहले शराजी, मीर और गुजैनी ये तीनों ख़ानदान एक ही गाँव सनपुरा में एक साथ रहते थे। तीनों ख़ानदानों में मिसाली दोस्ती थी। ख़वातीन भी एक दूसरे के घर बिला झिझक जाया करती थी। ग़ज़ैनी ख़ानदान में बस 2 भाई थे, बड़े भाई मसरूर ग़ज़ैनी और इनकी बीबी समीना बेगम, और दोनों शादी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थे। छोटा भाई तैमूर अली ग़ज़ैनी जो कि लंदन में मीर परवेज़ का ही हमजमात था। मसरूर ग़ज़ैनी और समीना के लिए वही इनकी कुल कायनात था। असद शाह शराजी भी इस यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम था, मगर इन दोनों से 2 साल सीनियर होने की वजह से तलीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट चुका था और अब ज़मींदारी और बिज़नेस दोनों संभाल रहा था। हैदर अली शाह और सफ्तर अली शाह दोनों इसकी काबिलियत और जहानत पर मुकम्मल एतबार करते थे। तीनों ख़ानदान दौलत और हशमत में एक दूसरे से कम नहीं थे। तकरीबन सभी एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मीर ज़फ़र अली जो कि गाँव में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और मोतबर थे, इसलिए इनका रुतबा बड़ा माना जाता था। पूरा ख़ानदान और गाँव और बाकी दोनों ख़ानदान भी इनकी राय और फैसले का एहतराम करते थे। गाँव और ख़ानदान के किसी भी छोटे बड़े मसले में इनका ही फैसला हतमी माना जाता था। मीर ज़फ़र अली के 3 बेटे मीर गज़नफ़र, मीर जाफ़र और मीर परवेज़ थे। दोनों बड़े बेटे शादीशुदा थे। मीर गज़नफ़र और मेहरबानों की 3 औलादें, मीर सिब्तैन अली, मीर हुनैन अली और रानिया। मीर जाफ़र और फ़ाइज़ा को अल्लाह ने बड़ी मन्नत और मुरादों के बाद औलाद की नेमत से नवाजा। मीर से जावर इनका इकलौता बेटा था, जबकि घर का सबसे छोटा बेटा मीर परवेज़ था, जिसको इन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए लंदन भिजवाया था। सुंदस इनकी इकलौती बेटी थी जो कि घर भर की लाडली थी। सुंदस थी इतनी प्यारी, सीधी सादी और मासूम कि हर एक की ज़ुबान पर इसका ही नाम रहता, सिवा फ़ाइज़ा बेगम के, मीर जाफ़र की बीवी जो कि सुंदस की छोटी भाभी थी। बज़ाहिर तो फ़ाइज़ा बेगम का रवैया भी इसके साथ बाकी सब लोगों की तरह शफ़क़त और मोहब्बत लिए हुए था, मगर अंदरूनी तौर पर वो इससे बेहद हसद और जलन रखे हुए थी। फ़ाइज़ा बेगम अपने सामने किसी और की अहमियत या बढ़तरी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी, और यहाँ मीर हवेली वालों ने सुंदस को सर आंखों पर बिठाया हुआ था। ये बात इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सुंदस से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने मीर जाफ़र से अपने औबाश अयाश भाई के रिश्ते की बात चलाई, तो मीर जाफ़र समेत पूरा ख़ानदान इन पर सख्त खफा हुआ। मीर जाफ़र ने तो बंद कमरे में इनकी अच्छी खासी क्लास ली। फ़ाइज़ा तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, क्या सोचकर तुमने मेरी हीरे जैसी बहन के लिए अपने अवारा भाई के रिश्ते की बात की, वो भी बराह रास्त बाबा साईं से। मीर जाफ़र नहायत गुस्से से इधर से उधर टहल रहे थे। जैसे ही फ़ाइज़ा ने कमरे में कदम रखा, मीर जाफ़र ने इसे आड़े हाथों लिया। मीर साईं आपको मुझे जो कहना कह ले, मगर मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपने लाडले भाई के लिए अवारा का लक़ब सुनकर वो भड़क गए। अवारा ना कहूँ तो और क्या कहूँ, आज तक इससे कौन सा ऐप छूटा है। मीर जाफ़र ने ना खुद से सर झटका। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने, इस घर में तो किसी से भलाई करना भी गुनाह है। एक तो मैं आपकी बहन के लिए अच्छा सोच रही हूँ, राज करे क्यों मेरे भाई के साथ, बिन माँ की बच्ची अपनों में ही जाएगी तो आप लोगों को भी सुकून रहेगा। फ़ाइज़ा ने जज्बाती करने की कोशिश की। सुंदस बिन माँ किया, मगर इसके बाप और भाई भी ज़िंदा हैं, इसकी फ़िक्र हम सबको तुमसे ज़्यादा, तुम अपनी हमदर्दियाँ अपने पास रखो और आइंदा इस किस्म की फजूल बात अपने मुँह से निकालने की ज़रूरत नहीं है। मीर जाफ़र ने इसे बुरी तरह छिड़क दिया। अपने शौहर की बहन के लिए इस कदर हमायत ने फ़ाइज़ा को मज़ीद सीख पा कर दिया। इस दिन के बाद से सुंदस हर पल इसकी नज़रों में खुटकने लगे। शुरू तो ये 2 गलीत फसादी हो रहा था। हैदर शाह शराजी के 2 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे सफदर शाह जो शादीशुदा और 2 बेटों मुअज़्ज़म शाह और मखदूम शाह के बाप थे। इनके बाद असद शाह शराजी और सबसे छोटी ज़ैनब थी। असद शाह में हैदर शाह शराजी और सफदर शाह की जान थी। वो दोनों इनकी हर जायज़ नाजायज़ बात पर हमायत करना अपना फ़र्ज़ समझते थे, और यही वजह थी कि असद शाह शराजी हद से ज़्यादा खुदगर्ज़ और ज़िद्दी था, खुदसर और ज़िद्दी था। अपने मजाज के खिलाफ एक बात भी सुनना पसंद नहीं करता था। हवेली के मकीनों से लेकर पूरे सनपुरा की आवाम पर इसकी हुक्मरानी थी। बीबी जान जल्दी करें ना प्लीज़, देखिए शाम होने लगी, हम इतनी देर से जाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। सुंदर से मुलाकात का कितने दिन हो गए इसे मिले हुए, मुझे इससे ढेर सारी बातें करनी है। ज़ैनब पूरी सही तरह से तैयार होकर बीबी जान के साथ सर पर खड़ी मुसलसल बोल रही थी। ज़ैनब बहुत बोलती हो तुम, मैंने कहा है ना असद शाह आ जाए तो हम इसके साथ जाएंगे। इसे बिल्कुल नहीं पसंद घर की औरतों का मुलाजमों के साथ गाड़ी में बैठना, भाई का भी एहसास नहीं तुम्हें। बीबी जाने से झिड़का तो मुँह बसोर कर रहेगी। मीर ज़फ़र की तबीयत पिछले दिनों ज़रा सी क्या बिगड़ी, इन्होंने घबराकर मीर परवेज़ को लंदन से बुलवा लिया। कल रात की फ़्लाइट से वो एमरजेंसी में आया था, वो लोग इससे मिलने ही जा रही थी। ज़ैनब ये भी जानती थी कि घर में इसके और मीर परवेज़ के रिश्ते की बात चल रही है। मीर परवेज़ लंदन जाने से पहले अपने और इसके दिल को मोहब्बत के मंदिर में बांध गया था। आंखों ही आंखों में पनपने वाली मोहब्बत अब मजबूत रिश्ते में बनने जा रही थी।
मीर परवेज़ के खामोश मगर वाज़ेह पैगाम को ज़ैनब ने पूरे दिल से कबूल किया और बड़ी बेसब्री से इसकी वापसी का इंतज़ार करी थी। मगर आज इसकी अचानक वापसी ने इसके दिल में हलचल मचा दी। वो जो साल भर से खुद को संभाले खड़ी दिल पर पहरे लगाए बैठी थी, आज वो बेकाबू हुआ जा रहा था। साल भर जिससे बेताबी से इसने मीर परवेज़ की वापसी का इंतज़ार किया था, कल रात इसकी अचानक वापसी की इत्तला ने इसको बेताबी को सवा कर दिया था। सुंदस ने इसे रात ही मीर परवेज़ की आमद की खबर सुना रही थी और वह जब से बड़ी हवेली पहुंचने के लिए बेकरार थी। बीजान, अगर अदा की वापसी रात तक मुमकिन हुई तो क्या हम आज वहाँ नहीं जाएंगे? ज़ैनब के दिल में इस अंदेशे ने सर उठाया। ज़ैनब, हौसला कर लो, की हो गया? तो इसने झट माँ से सवाल किया। ज़ैनब, आज जाना इतना ज़रूरी भी नहीं है। असद शाह ज़मीनों से थका हुआ आएगा, फिर तुम्हें लेकर जाएगा तो मीर परवेज़ के खातिर से रात के खाने के तक वहीं ठहरना होगा। एक काम करें, आप लोग कल सुबह आराम से चली जाइएगा। रुखसाना ने मुस्कुराती नज़रों से ज़ैनब को देखते हुए मशवरा दिया। वो इसकी दिली कैफियत से वाकिफ़ थी, इसलिए से छेड़ रही थी। भाभी, अगर हम कल जाएंगे तो बड़ी हवेली वालों को बुरा लगेगा ना? ज़ैनब ने रुखसाना को आंखें दिखाई। इसका इशारा मीर परवेज़ की नाराज़गी की तरफ था। रुखसाना ने समझकर बेसाख्ता उमड़ आने वाली हंसी को बीबी जान की मौजूदगी के ख्याल से होंठों में दबा लिया। खैर, जाना तो आज ही है। बीबी जान ने मौसम शाह को रुखसाना की गोद से अपनी गोद में लेते हुए कहा, फिर कुछ सोच कर बोली। ज़ैनब, तुम मर्दान खाने में किसी को भिजवा कर पता तो करो कि अगर सफदर शाह मौजूद है तो हम इसके साथ चले जाएंगे। इन्होंने ज़ैनब को मशवरा दिया तो फ़ौरन से पेशतर भागी चली गई। बीबी जान और रुखसाना इसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा कर रह गई। सफदर शाह ने गाड़ी जनान खाने के बिल्कुल पास ले जाकर रोकी। बीबी जान और ज़ैनब उतर कर अंदर चली गई, जबकि सफदर शाह को मीर परवेज़ मर्दाने के बाहर खड़ा नजर आ गया। इसने सफदर शाह के नज़दीक पहुंचकर सलाम किया। दोनों बगल गिर वो मर्दाने की तरफ बढ़ गए। ज़ैनब, कितने दिनों बाद आई हो तुम, बड़ी बेवफा हो। इतने दिनों से तुम्हें मेरी याद नहीं आई और अब भाई आए तो कैसे दौड़ी चली आई? सुंदर से लेकर अपने कमरे में चली और खूब लताड़ा। ज़ैनब इसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी। तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है ना जो तुम्हारे भाई में है, देखो कैसे दौड़ी चली है। ज़ैनब ने शौकी से कहा तो सुंदर पहले हैरान हुई, फिर शरारत से बोली, अभी तो भाई से तुम्हारी मुलाकात भी नहीं हुई, फिर भी इतनी बेबाक हो रही हो। मिलोगी तो न जाने क्या करोगी। ज़ैनब एकदम छहम की। मीर परवेज़ से रूबरू बात करने के ख्याल से इसके मन में गुदगुदी हो रही थी। सुंदर से एक बात पूछो, सच सच जवाब दोगे? तुम्हारे भाई लंदन में किसी गोरी मेम को तो नहीं अपना दिल दिया है? वो सुंदर को छेड़ रही थी, वरना इसे मीर परवेज़ के वादे और इसकी ज़ात पर पूरा भरोसा था। मेरे भाई ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि फ़रंगी लड़के से तो वो दूर भागते हैं। सुंदर से हंस पे तो का बुरा मानकर इसका हाथ झटका और खफकी से रुख मोड़ गई। फिर एकदम बोली, वैसे मुझे क्या पता, तुम खुद ही पूछ लो। इसकी नज़र अचानक मीर परवेज़ पर पड़ी तो शरारत से कहा। ज़ैनब ने नज़र घुमाई तो मीर परवेज़ दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऊंचा, पूरा सेहतमंद, वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। लंदन की आबो हवा से खूब रास आई थी। ज़ैनब ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी, फिर इसकी वालहाना नज़रें खुद पर जमी देखकर सुंदर के पीछे ओट में हो गई। ज़ैनब, मैं बीबी जान के पास जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। वो इन दोनों को प्राइवेसी देने के ख्याल से फ़ौरन ही कमरे से निकल गई। ज़ैनब ने भी इसके कमरे से निकलते पीछे जाना चाहा, मगर दरवाजे में खड़े मीर परवेज़ ने पास गुजरते हुए इसकी कलाई थाम ली। हाँ, अब पूछो, क्या पूछना चाह रही थी तुम? मीर परवेज़ इसके चेहरे पर उतरे धनक रंग पर शौक अंदाज में देख रहा था। यही कि लंदन में किसी मेम से दिल तो नहीं लगा लिया? ज़ैनब ने बड़ी अदा से मुंह बनाकर अपनी बात दोहराई और इसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने लगी। मीर परवेज़ ने इसकी सदा को बड़ी दिलचस्पी और कदरे हैरानी से मुलाहजा किया, क्योंकि लंदन जाने से पहले वो इससे बहुत लिया दिया अंदाज़ अपनाए रखती थी, बल्कि छिपती फिरती थी। जनाब, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा, इसलिए ये कोशिश बेकार है। मीर परवेज़ ने अपनी गिरफ्त और मजबूत की। और रही बात गोरी मेम की, तो अगर तुम्हारी याद के शहर से निकलता तो किसी गोरी मेम से दिल लगाता ना। तुमने तो हमें किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। वो मजाक में अपने दिल के हाल से आगाह कर रहा था। ज़ैनब ने नज़र उठाकर इसे देखा। ज़ैनब, तुम्हारी बात काबिल गौर है। मैं सोच रहा हूँ इस पर जाऊँगा तो वापसी पर एक मेम ले ही आऊँगा। वो शरारत से इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। ज़ैनब ने इसे घूर कर देखा। ले आइएगा, किसने रोका? बल्कि अभी भी खाली हाथ क्यों आए? इस बार ही साथ लेकर आना था। ज़ैनब ने इसका हाथ छिड़क दिया और आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए रुख मोड़ गई। यार, एक तो खुद ही मजाक करती हो, फिर खुद ही बुरा मान गई। इतने दिनों बाद मिल रही हो, अब इस तरह करोगी? मीर परवेज़ ने इसे कंधों से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया और पलटते कमरे से निकल गई। यार सुनो तो सही, तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम गलत क्यों समझ रही हो? मीर परवेज़ ने ऊंची आवाज़ में कहा और फिर एक जानदार कहका लगाया। ज़ैनब सुनी अनसुनी करती हुई सीढ़ियाँ फलांग गई। वो लोग डिनर से फारिग हुई, तभी मर्दान खाने से भी बुलावा आ गया। ज़ैनब बीबी, छोटे शाह साई का हुक्म है कि आप लोग जल्दी आ जाएं। वो गाड़ी में बैठे आपका इंतज़ार करें। मुलाज़िम ने पैगाम इन तक पहुँच जाए। बीबी जान फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई। सुंदस, अब तुम हवेली का चक्कर लगाना, बस मैं ही हमेशा आती हूँ, तुम्हें तो कभी जहमत नहीं होती। ज़ैनब ने सुंदस को गले लगाकर प्यार भरा शिकवा किया। इसलिए तो हम सब सोच रहे हैं तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में लें, ताकि रोज़ रोज़ के इन चक्करों से तुम्हारी जान छूट जाए। सुंदस शरारत से गोया भी। बिल्कुल पागल हो तुम। ज़ैनब शर्म से सुर्ख पड़ गई। कुछ तो ख्याल किया करो, अगर बीजान या मेहरबानो भाभी भी सुन लेती तो। बीबी जान और मेहरबानों की मौजूदगी के एहसास से घबराकर इसने सुंदस की कमर पर धूप लगाई। सुंदस शरारत से हंसती, फिर इनके साथ जनान खाने के बाहर तक इन्हें अलविदा करने चलिए। सफदर शाह ने छोड़कर जा चुके थे और अब असद शाह खुद इन्हें लेने आया था। इसने कभी भी मीर हवेली के जंदान खाने में कदम नहीं रखा था। वहाँ जाने पर इसके लिए कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो हवेली के असूलों की पासदारी करने वालों में से था। मीर परवेज़ से भी उमरदाने में मिला और डिनर भी इसने मीर परवेज़ के साथ ही किया, वहीं किया। सुंदर ज़ैनब के साथ चलती भी ज़रा आगे बढ़ आई, तभी असद शाह की नज़र इस पर पड़ी, जो जवान होने के बाद इसने कभी सुंदस को नहीं देखा था। वो हवेली भी आती थी तो चादर से नकाब किया होता।
इसने बीबी जान को कहते सुना था कि सुंदर जैसा हुस्न आसपास के 10 गाँव में भी किसी का नहीं हो सकता, मगर वो इस तरह हसीन हो गई इसने कभी नहीं सोचा था। चलो जी, असद शाह गया। असद शाह की नज़रें इस पर पड़ी तो पलटना भूल गई। गहरे नीले रंग की कढ़ाई वाले सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बीबी जान का इसके बारे में तज्जिया असद शाह को 100% दुरुस्त लगा। बीबी जान और ज़ैनब गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ भी की, मगर इसकी महबत इतनी टूटी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो चौंका। असद शाह के पहली बार इस तरह देखने को सुंदस ने भी हैरानी से देखा, क्योंकि आज से पहले तो असद शाह ने कभी इस पर एक निगाह गलत भी नहीं डाली थी। ये शायद इसकी आदत ही नहीं थी, मगर ये आज इस तरह क्यों देख रहा है, वो सोचते हुए वापस अंदर जाने के लिए मुड़ गई। बीबी जान और ज़ैनब को घर ड्रॉप करके वो डेरे पर आ गया था। अपनी गन हाथ में पकड़े वो इस पर उंगलियां फेरते हुए मुसलसल सुंदस के बारे में सोच रहा था। रात के 3 बज रहे थे। पूरा गांव अपनी आधी से ज़्यादा नींद पूरी कर चुका था, मगर इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। ज़िंदगी में पहली बार वो किसी लड़की के बारे में संजीदगी से सोच रहा था। इससे पहले भी इसकी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ आई थी। लंदन में भी इसकी गर्लफ्रेंड की फहरिस्त तवील थी, मगर सुंदस से एक नज़र में इन सबसे मुख्तलिफ लगी। वो असद शाह के दिल को छू गई थी। वो सब बीवी बनाए जाने के काबिल नहीं थी और सुंदस को एक नज़र देखते हुए इसे अपना हमसफ़र बनाने का ख्वाहिशमंद हो गया था। सुंदस से शादी कोई नामुमकिन बात तो नहीं थी। जब ज़ैनब का रिश्ता मीर परवेज़ को दिया जा सकता तो फिर इन लोगों को सुंदस का रिश्ता मुझे देने में भला क्या इतराज़ होगा। वैसे भी जो असद शाह की बीवी बनेगी दुनिया इस पर रश करेगी। वो अपनी सोच पर मुतमिन सा होकर तफाकर से मुस्कुराया, फिर उखड़ा और गन आसमान की तरफ तान कर किसी गैर में नुक्ते पर निशाना बांधा और फायर कर दिया। रात के सन्नाटे में दूर तक फायर की आवाज़ गूंजी थी। चलो जी, असद शाह साहब एड्डा गरूर चंगा नहीं होंदा, हौसला कर ला। मीर ज़फ़र शाह ने अपनी मामूली सी बीमारी को कुछ ज़्यादा सीरियस ले लिया। इसी वजह से इन्होंने फैसला किया कि मीर परवेज़ और ज़ैनब का निकाह कर दिया जाए। रुखसती और वलीमा मीर परवेज़ की तलीम मुकम्मल होने पर कर दी जाएगी। हैदर शाह शिराज़ी को उनका पैगाम मिला तो इन्होंने बिना किसी पसो पेश के हामी भर ली। यूँ आनन फानन दोनों घरानों में निकाह की तैयारियाँ होने लगी। मीर परवेज़ ने तैमूर अली ग़ज़नी को कॉल करके मामले से आगाह किया। वो भी इस फैसले पर बहुत खुश हुआ। तैमूर, सिर्फ खुश होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें निकाह में शिरकत के लिए पाकिस्तान आना होगा, मीर परवेज़ ने इसरार किया। यार तुम जानते हो सेमेस्टर सर पर है, एक तो तुमने वहाँ निकाह का प्रोग्राम बना लिया और मुझे भी बुला रहे हो। तैमूर ने मीर परवेज़ को छेड़ा। मीर परवेज़ बेसाख्ता हंस दिया। बस यार, बाबा साईं को दुआएं दे रहा हूँ, तुम तो मेरी हालत से बाखबर हो, मीर परवेज़ मज़े से बोला। हाँ, मुझे पता है तुमने कोई चक्कर चलाया होगा वहाँ जाकर, जो बैठ के उस ज़ैनब को देखकर तुम्हारी वापस आने की नीयत ही नहीं हो रही होगी। तैमूर ग़ज़नी दुबदू बोल उठा। सच्चा प्यार करने वालों के रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी आजमा कर देख लो, बड़ा सरूर है इसमें। मीर परवेज़ ने लगे हाथों इसे भी उकसाया। तैमूर की आंखों में सुंदस का चेहरा उभर आया। चलो जी, लड़की का चक्कर डेंजर है बाबा। असद शाह साहब भी सुंदस ते मारे मिटे थे। तैमूर साहब भी आए, किन्नू मिलेगी सुंदस। कहते नहीं, लड़की का चक्कर डेंजर है बाबा। जब आजमाऊंगा सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम नहीं पहुँचोगे। मैं निकाह के पेपर साइन नहीं करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मीर परवेज़ की आवाज़ में शोखी का तासुर नमाया था। तैमूर का कहका बेसाख्ता था। अल्लाह हाफ़िज़। इसने फ़ोन बंद कर दिया। रिसीवर रखकर वो सोच रहा था कि अब तो जाना ही पड़ेगा। आहो भाई आइए, ज़ैनब इंतज़ार च बैठी, तेरे नहीं अपने होने वाले दे। यार तैमूर, एक कॉल ही कर देते, हम तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाते। असद शाह से गर्मजोशी से मिलते हुए कहा। परवेज़ को सरप्राइज़ देने का इरादा था, वरना जब कॉल पर मैंने इसे बताया कि मैं नहीं पहुंच सकूंगा तो इसका मुंह लटक गया था। इसने मुझसे कहा कि अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो ये निकाह के पेपर साइन नहीं करेगा। मैंने सोचा क्यों ना कवारी की ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, और वो भी सरप्राइज़ के साथ। अगर इन्फॉर्म कर देता तो इसके चेहरे पर खुशी कैसे देख पाता। तैमूर ने शैस्ता लहजे में मोहब्बत से तफसीली जवाब दिया। मीर परवेज़ ने इसकी मोहब्बत पर मशकूर होकर सर को ज़रा सा खम कर दिया और सल्यूट के अंदाज में हाथ माथे तक ले गया। मुझे कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी है, सोच रहा हूँ शहर का एक चक्कर लगा लीजिए। क्या ख्याल है, तुम दोनों साथ चलोगे? मीर परवेज़ ने एक साथ इन दोनों को मुखातिब किया। वो तीनों तैमूर ग़ज़नी के ड्राइंग रूम में बैठे थे। जैसे वो सोच रहा था कि ज़ैनब के निकाह के साथ ही अपने सुंदस के निकाह के लिए बाबा साईं को राज़ी करे, मगर वक्त बहुत कम रह गया था। करला मीर ज़फ़र शायद इतनी जल्दी राज़ी ना होते, और अगर इन लोगों ने इनकार कर दिया, इस मामले को बात के लिए टाल दिया, तो ये सुबह की भी इसकी अना को गवारा नहीं थी। वो शदीद कश्मकश में मुब्तला था। वो जल्द से जल्द सुंदस का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता था। सुंदस को देखने के बाद वो इतना बेकरार हो गया था कि किसी काम में भी इसका दिल नहीं लग रहा था। शिकार तो सिर्फ बहाना था, वो तो राह फरार ढूंढ रहा था। इधर तैमूर ग़ज़नी ये सोचे बैठा था कि चुपके से समीना भाभी को अपने दिल की बात बता देगा। वो खुद ही अदा साईं को बता देंगे। वो दोनों मीर ज़फ़र से इसके और सुंदस के रिश्ते की बात कर लेंगे। चलो जी, देख दे सुंदस का नाम दा पूरा किधर निकलदा। वो असद साहब डिले कर रहे हैं, उन्होंने जल्दियाँ मचियाँ हुई हैं। इस बार वो इस मामले की तरफ से मुतमिन होकर लंदन जाना चाहता था, क्योंकि भाभी को इत्मीनान में लिए बगैर जाना रिस्की था। मीर परवेज़ बातों बातों में इशारतन जिक्र कर चुका था कि इसके बाबा साईं इसकी शादी के बाद जल्द से जल्द सुंदस के फ़र्ज से भी सबको दोष होना चाहते हैं। ये फ्रीज़ा वो इसके वलीमे की तकरीब में अंजाम देंगे। मीर परवेज़ उसकी फ़ैमिली की भी दिली ख्वाहिश ये थी कि तैमूर ग़ज़नी इनका दामाद बने। असद शाह की उसीली फितरत और सख्तगिरी से भी सभी वाकिफ़ थे। इसकी तमाम तर वजाहत और शानदार पर्सनैलिटी के बावजूद भी लोग नाजुक और कोमल से सुंदस के लिए इसे मुनासिब नहीं समझते थे। चलो जी, तैमूर दे वोट ज़्यादा हो गए। इसके बनिस्बत तैमूर ग़ज़नी नहायत सुलझा और समझदार और नरम खून था, इसलिए पूरी फैमिली का झुकाव इसी की जानिब था।
पूरी हवेली पर की कमकों से सजी दुल्हन बनी हुई थी। आज मीर परवेज़ की मेहंदी थी। मीर ज़फ़र मेहंदी और निकाह पर ही सारे अरमान निकाल लेना चाहते थे, इसलिए हवेली को भी खूब सजवाया था। हर तरफ रंगो नूर का सैलाब उमड़ आया था। सब लोग मेहंदी लेकर शिराजी विला जाने के लिए तैयार थे। मसरूर गज़ैनी और तैमूर गज़ैनी लड़के वालों की तरफ से शामिल थे, जबकि समीना बहन की नंद की मेहंदी में शिराजियों की तरफ से शिरकत करने के लिए सुबह से शिराजी विला चली गई थी। तैमूर गज़ैनी का गुजर जनान खाने की तरफ से हुआ तो इसकी नज़र सजी सवरी सुंदस पर पड़ी, जो मुकम्मल तैयारी के साथ बेहद हसीन लग रही थी। मबूत रह गया, पूरे 1 साल बाद इसे देख रहा था और इस 1 साल में इसने सुंदस को बहुत मिस किया, मगर कभी भी इस पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। हालांकि अक्सर वो मीर ज़फ़र अली की खैरियत जानने के लिए हवेली फ़ोन करता रहता और कई बार ये इत्तेफाक भी हुआ कि सुंदस ने खुद कॉल अटेंड की, मगर इसने कभी भी सुंदस पर अपने जज्बात तैयार नहीं होने दिए थे। मगर आज वो चंद कदम का फासला तय करके सुंदस तक पहुँच गया। सुंदस, कैसी हैं आप? तैमूर ने सलाम के बारे से मुखातिब किया। सुंदस, जो किसी काम से वहाँ खड़ी थी, इसकी आवाज़ पर एकदम चौंक के फिर संभल कर इसके सलाम का जवाब दिया। अदा तैमूर, आप कब पाकिस्तान पहुँचे? हमें तो पता ही नहीं था कि आप भी शादी में शिरकत करने वाले हैं। इसने खुशी और कदर हैरानी से इस्तफसार किया। जी, चंद रोज़ पहले ही आया हूँ। मीर परवेज़ ने बहुत इसरार किया था, इसलिए आना ही पड़ा, मगर अब सोच रहा हूँ यहाँ आने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। तैमूर ने इसके सरापे पर भरपूर नज़र डालते हुए मानी के जी का इसकी बात का मफ़हूम सुंदस के सर से गुजर गया। बहुत अच्छा कि आपने, समीना भाभी भी आपको बहुत याद कर रही थी, वो अक्सर ही आपका जिक्र करती रहती हैं। अदा परवेज़ भी आपको बहुत मिस करते और इन्जॉय भी नहीं कर पाते, वो सादगी से बोली। तैमूर गज़ैनी इसकी सादा लोही पर मुस्कुरा कर रह गया। मीर परवेज़ को छोड़कर तकरीबन पूरा ख़ानदान ही शिराजी विला जाने के लिए गाड़ियों में सवार हो रहा था। चंद लम्हों बाद वो लोग रवाना हो चुके थे। शिराजी विला पहुँचते पर इनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। ढेरों ढेर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही थी, मगर असद शाह का जिसको इंतज़ार था वो अब तक नज़र नहीं आई। इतने दिनों से बड़ी बेसब्री से इसने आज के दिन का इंतज़ार किया था, क्योंकि इसके अलावा सुंदस के दीदार की कोई तदबीर भी इसके पास नहीं थी। कहा दिन पहले ही मेहंदी करी जा रहे थे, ब्याह तो टाइम की करना इन्होंने। हैदर अली शाह ने मीर ज़फ़र को गले लगाया, फिर इनके गले में शाल पहनाई। असद शाह ने भी इसी तरह मीर ज़फ़र और मीर अनफर का इस्तकबाल किया। तभी औरतों के छुटमुट में से सुंदस की झलक नजर आई और वक़्त जैसे थम सा गया। सुंदस बॉटल ग्रीन कलर की फ्रॉक और तंग पजामे में मलबूस बिना निकाब के डीप रेड लिपस्टिक लगाए क़यामत ठा रही थी। असद शाह बिना पलके झपकाए से बेखुदी के आलम में देखता रह गया। असद शाह, यूं ही खड़े रहोगे, अंदर भी चलोगे? सब्द शाह के टोकने पर गड़बड़ा गया। सुंदस बाकी सबके साथ हवेली के अंदर जा चुकी थी। जर्द चौड़े में मलबूस, हाथों में गजरे, कानों में, गले और माथे पर फूले के जेवर पहने ज़ैनब नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मेहरबानो भाभी ने फ़ौरन इसकी बलाई ली, फिर इसके माथे पर प्यार किया, जबकि फ़ायज़ा नज़रअंदाज करके इधर उधर देखने लगी। वो भला अपने सिवा किसी की तारीफ़ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ज़ैनब, आज अगर भाई तुम्हें देख लें तो कल ही रुखसती करवा कर दम लेंगे। सुंदस, जो इसके पहलू से चिपकी बैठी थी, ज़ैनब के कान में सरगोशी की। ज़ैनब के चेहरे पर गुलाल बिखर गया। इसने सुंदस को कोहनी से टोका दिया। सुंदस खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेहंदी की रस्म और खाने से फारिग होने के बाद लड़कियां ढोलकी ले लहक लहक कर गाने गा रही थी। तभी कुछ लड़कियां खड़ी होकर डांस भी करने लगी। एक लड़की ने हाथ पकड़कर सुंदस को बिठा लिया। सुंदस पहले तो ज़रा सा झिझकी, फिर इन सबके साथ शामिल होगी। इसका नरम गदास जिस्म ढोलक की थाप पर लचक रहा था। तैमूर की नज़रें बार बार फटक कर सुंदस पर जा रही थी। ऊपर से लॉन का मंजर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। असद शाह अपने कमरे में खड़ा दोनों हाथ खिड़की पर जमाए बड़ी दिलचस्पी से सुहाना मंजर देख रहा था। चलो जी, दोनों आशिक नजरा सेक रहे। इसे पूरे लॉन में सुंदस के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसने उंगलियों में दबे सिगरेट को लबों में दबा और गहरा कश लिया। बीबी जान अपनी जगह से खड़ी और सुंदस पर नोट मारने लगी। सुंदस ने एकदम छम कर चेहरा हाथों में छुपा लिया। असद शाह इसकी इस मासूम सी अंदाज पर दिलो जान से जान से फिदा हो गया। सुंदस को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई तो हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब चली गई। वो हवेली आती रहती थी, इसलिए इसे वॉशरूम की सिमत का पता था। कुछ देर बाद वॉशरूम से निकली और लॉन में जाने वाली राहदारी का रुख किया। तभी किसी ने पीछे से इसका हाथ पकड़ा और एक हाथ इसके मुँह पर रखकर राहदारी के साथ बने कमरे में खींच लिया। इस अचानक अवतार पर सुंदस की सांसें थम गई थी। हाथ पांव ढीले पड़ गए। बगैर कोई मज़ाहमत किए वो खींची चली गई। असद शाह शहराजी ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और सुंदस को दरवाजे के साथ लगाकर इसके मुंह से हाथ हटा दिया। आप? सुंदस खांसते हुए हैरान और कदरे खौफजदा होकर गोया भी असद शाह से गहरी नज़रों से देखते हुए मुस्कुराया। इसकी बेहद खूबसूरत मखमूर आंखें सुंदस के चेहरे पर ठहरी हुई थी। ये क्या हरकत है? आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? खोले, मुझे जाना है। इसने असद शाह की नज़रों से खाइफ होकर पलटने की कोशिश की, मगर असद शाह ने इसकी नाजुक कलाइयाँ मजबूती से थाम ली। इसके जवाब में असद शाह ने हुनकारा भरा, फिर बोला, वापस यहाँ आने के लिए तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, मगर मेरे दिल में जो आग तुमने लगा दी, जिसमें मुसलसल पिछली 10 रातों 9 दिन से सुलग रहा हूँ, इनका हवाल कौन सुनेगा? मेरी बेचैनी और बेकरारी का हिसाब दिए बिना तुम कैसे जा सकती हो? दिल तो करता आज तुमसे सारे हिसाब बेबाक कर डालूँ, मगर फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। असद शाह ने इसके गज़ब ठाते सरापे पर नज़र डालकर मानी तेज़ी से कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। असद शाह, मुझे जाने दे। सुंदस ना समझी की कैफियत में नहायत परेशानी से बोली। अच्छा जी, ओ तैमूर अदा सीधे असद शाह। अगर किसी को पता चल जाता वो असद शाह के साथ तन्हा इस कमरे में बंद है तो इससे आगे सोचने की भी हिम्मत इसमें नहीं थी। सोनिया,
तुम्हारे समझने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी कि जिस रात मैंने तुम्हें पहली बार देखा, इसी रात से मेरा दिल तुम्हारा तलबगार हो गया। मेरे दिल में यहाँ वहाँ तुम्हारे नाम की हलचल मची है। मुझसे कोई काम नहीं किया जा रहा, हत्ता कि मैं अपनी इकलौती बहन की शादी में भी दिलचस्पी से शामिल नहीं हूँ। तुम जानती हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी पूरी तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज़ सिर्फ तुम बन गए, सिर्फ तुम। शाह ने इसके माथे को अंगश्ते इशारे से थपथपाया। सुंदस पूरी आंखें खोले सांस रोके से सुन रही थी। शाह की आखिरी बात पर इसकी पलकें झुक गई। इसने निचला लब दांतों तले दबाया तो गाल में पड़ने वाला डिम्पल गहरा हो गया था। असद शाह ने इसके डिम्पल को मबहूत सा होकर देखा, फिर डिम्पल पर उंगली रखकर इसकी लरसती पलकों को होंठों से छू लिया। इससे ज़रा फासले पर होकर पुष्ट पर हाथ बांधे कर खड़ा हो गया, इस तरह जैसे इसे जाने का रास्ता दिया हो। चलो पास्ट दे विच जिहड़े इन्हां दे बाउजदाद सी वो भी बड़े आशिक मजाज सी। सुंदस का दिल इसकी गुस्ताखी पर सीना तोड़कर बाहर निकलने को था। इसने झट दरवाजे का हैंडल घुमाया, तभी पीछे से असद शाह की भारी गंभीर आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। सोनिया मैडम, अभी तो जा रही हो मगर बहुत जल्द रिश्ता भेजूंगा। इसके बाद एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। फिर मौत ही मुझे तुमसे दूर ले जा सकती है। तब तक खुद को संभाल कर रखना, तुम अमानत हो मेरी। वो पूछते सुंदस का आंचल थामे कह रहा था। इसकी खूबसूरत आवाज़ सुंदस के कानों में रस खोली थी। सुंदस से अपना दुपट्टा धीरे से खींचा जो शाह ने नरमी से छोड़ दिया। वो धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। कॉरिडोर से गुजरते हुए इसने अपने सीने पर दोनों हाथ रखकर धड़कनों का शोर महसूस किया जो बढ़ता ही जा रहा था। लॉन तक का रास्ता तय करते हुए इसने खुद को नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश की। पूरा वक्त तकरीब में वो असद शाह की शौक नज़र से छुपती फिरी थी। कुड़ी ने असद शाह की दीवानगी एक्सेप्ट कर ली। तैमूर साहब अपना रास्ता ना आपको कोई और लब लो। असद शाह ने इसके सर पर आसमान हिलाकर रख दिया था। आज से पहले कभी एक दूसरे से हम कलाम होना तो दरकिनार इन दोनों का बराह रास्त सामना भी नहीं हुआ था। वो जब भी हवेली आता मर्दाने से वापस लौट जाता और सुंदस जब भी शराजी विला जाती मुकम्मल नकाब की होती। कभी असद शाह ने इसका सामना भी करने की कोशिश नहीं किया। जिसके इजहार मोहब्बत इस पर ऐसे बेरहम अंदाज ने सुंदस को दहला कर रख दिया। निकाह की तकरीब बड़ी धूमधाम से जारी थी। मीर परवेज़ और ज़ैनब निकाह के बंधन में बंध चुके थे। दोनों को एक साथ बिठा दिया गया था। दुल्हन बनी ज़ैनब पर खूब रूप आया। वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मीर परवेज़ भी ऑफर्ड शलवार सूट में मलबूस, सर पर दस्तार बांधे शानदार लग रहा था। दोनों बहुत बेहद खुश थे। इनकी मोहब्बत को निकाह की मंजिल जो मिल गई थी। सुंदस का सजा सवरा रूप बहुत दिलकश था। असद शाह की नज़रें बार बार इसकी तरफ भटक रही थी, मगर आज इसने सुंदस को बदहवास करने इसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अपने दिल की बात इस तक पहुँचाकर मुतमिन हो चुका था। वो खुद भी वाइट शलवार सूट पर वेस्ट कोट पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। सुंदस ने एक बार चुपके से इसकी सिर्फ नज़र की, वो इसी को देख रहा था। सुंदस ने सिर पिटाकर नज़र घुमा लिया। सच खुलकर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। सुंदस अपनी चोरी पकड़े जाने पर बुरी तरह शर्मिंदा होगी। शर्मिंदगी इसके चेहरे से आया थी। शराजी विला से सब लोगों की वापसी हो चुकी थी। तकरीबन सभी थके हारे अपने कमरों में जा चुके थे। सुंदस बेड पर लेटी अपनी चूड़ियाँ उतारी थी। इसके जहन के पर्दे पर असद शाह का खूबसूरत चेहरा उभरा तो इसका दिल जोर से धड़का। अपनी इस कैफियत से वो खुद ही महसूस हुई थी और मुस्कुरा दी। सब लोगों के लिए जाबर और जालिम असद शाह का अंदाज़ इसके लिए चाहत की शीरीनी में रचा बसा था। न जाने इसके लिए ऐसा था, ये सबकी सोच इसके लिए गलत थी। बहरहाल असद शाह के इतने खुले अंदाज में इज़हार मोहब्बत ने इसकी ज़िंदगी बदल दी थी। वो शाह जैसे शानदार मर्द की मोहब्बत पाकर खुद पर बेहद नाज़ा थी। इसके ख्वाब अपनी आंखों में सजाए वो हवाओं में उड़ रही थी। मैंने लगा था कुछ ना कुछ तो होना है। मोहतरमा, पिछले 2 घंटों से आपकी कॉल के इंतज़ार में मैं अपने सारी ज़रूरी काम छोड़कर बैठा। कोई एहसास है आपको मेरी परेशानी का? दबी दबी आवाज़ में वो नहायत गुस्से में इससे मुखातिब था। इसके गुस्से के जवाब में सुंदस की मुतरन्नम हंसी माउथ पीस में उभरी। शाह, फ़ाइज़ा भाभी लाउंज में बैठी थी। अगर मैं इनकी मौजूदगी में कॉल करती हूँ, बाहर वाले एक्सटेंशन का रिसीवर उठाकर सुन लेती तो मुसीबत आ जाती। भाभी की फितरत से तो आप वाकिफ़ है। सुंदस मीर परवेज़ के रूम में लगे एक्सटेंशन पर असद शाह से बात कर रही थी। इतने तक गल पहुँच गई। इसकी वजाहत पर असद शाह ने गहरी सांस खींची। तुम्हारी ये फ़ाइज़ा भाभी किसी दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाएंगी। वो चिढ़ते हुए बोला। क्यों यार, हर वक्त जो तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती रहती है, तुम्हें हवा भी छूकर गुजरे तो मेरे दिल में आग लग जाती है। और फिर ये फ़ाइज़ा भाभी, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। सुंदस खिलखिलाकर हंसी। शाह की इस कदर जज्बातियत पर इसके मन में गुदगुदी हो रही थी। सुनो, कुछ दिनों तक मुझे मुल्क से बाहर जाना और मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम्हें कल हवेली आना पड़ेगा और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। शाह ने हुक्मिया अंदाज में कहकर इसे तनबीह की। शाह, 1 हफ़्ते पहले तो हम मिले थे, इतनी जल्दी मैं नहीं आ सकती, किसी को शक ना हो जाए। वैसे भी मुझे लगता है फ़ाइज़ा भाभी को शक हो गया। सुंदस पुरसोच अंदाज में फ़िक्रमंदी से बोली। उफ़, फिर फ़ाइज़ा भाभी, अगर अब तुमने इनका नाम लिया तो मैं कल ही इनको गायब करवा दूंगा। शाह ने बरहमी से कहा। मेहरबान भाभी से इजाज़त लेकर आने की कोशिश करूँगी। वाइस्की से बोली। सोनिया प्लीज़ कोशिश नहीं, कल तुम हर हाल में मुझसे मिलोगी, वरना मैं खुद हवेली आ जाऊँगा और सबके सामने तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा। वो नहायत जज्बाती हो रहा था। शाह, ऐसी बातें तो मत करें, आपको मेरी कसम, आप कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पूरी इज्जत से बाबा साईं से मेरा हाथ मांगेगी। इसने घबरा कर धड़कते दिल पर हाथ रखकर शाह को कसम दी। इस बिगड़े शहजादे से कोई उम्मीद नहीं थी, जो वो कह रहा था कर भी गुजरता। सोनिया, तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरी इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। मेरे दिल ने ख्वाहिश की है तुम्हारे साथ पूरी उम्र गुजारने की, तुम्हें ज़िंदगी भर चाहने की, तुम्हें हमेशा अपने दिल से लगाए रखने की। इसे मैं बाइज़्ज़त तरीके से पूरी करूँगा।
बस तुम्हारे मामले में दिल बहुत जल्दी बेकाबू हो जाता। वो इसकी घबराहट महसूस करके धीमी मगर गंभीर आवाज़ में सुंदस के गिर्द अपनी चाहत का हसार बांध रहा था। सुंदस की यह कूत लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी थी, जिससे इसके गाल में पड़ने वाला डिम्पल गहरा हो रहा था। मीर परवेज़ की वापसी पर पहली फुर्सत में बाबा साई को पैगाम लेकर भेजूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने नाम निकलवा लूँगा। तो सरकार मीर परवेज़ की वापसी का तुहाडा की ताल्लुक और फिट्टे मुँह तेरे पहले कर ला। तू देर करी जाना पे ना, जिन्नी तू देर करी जाना पे मैनू लग रहा है कि कुछ हो जाना। कम से कम 10 बच्चे होंगे हमारे, 10 से एक भी कम पर समझौता नहीं करूँगा मैं। कान खोल कर सुन लो तुम एकदम। इसने मुस्कुराहट दबाकर रोबदार आवाज़ में कहा। शाह की इस फरमाइश पर बेसाख्ता इसके मुँह से निकला जी। सुंदर जो इसकी खूबसूरत बातों के शहर में खोई हुई थी बुरी तरह गड़बड़ा गई। शर्म से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत का यकीन दिलाते रहे। बातों का सिलसिला चंद घंटों से बढ़कर पूरी रात पर मुहित होता जा रहा था। सुंदर की आंखें जागती आंखों से ख्वाब देख रही थी। मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू पर इनकी मोहब्बत दिन रात परवान चढ़ रही थी। अनु काली नजरा में लगता फायजा बेगम दियाँ खानियाँ। वक्त पर लगाकर उठ गया। मीर परवेज़ और तैमूर गज़नी तलीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट चुके थे। मसरूर अली गज़नी ने तैमूर के रिश्ते की बात इसके लंदन जाने के कुछ दिनों बाद ही की थी। मीर ज़फ़र अली के लिए तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी, मगर इन्होंने मसरूर गज़नी को तैमूर की वापसी तक इन दोनों इस रिश्ते से मुतल्लिक किसी को भी आगाह करने से मना कर दिया था। वो जहाँ दीदा आदमी थे, फ़ायज़ा की हासद फितरत से वाकिफ़ हो चुके थे। अपने भाई के लिए साफ लफ्ज़ों में इनकार पर इनका तिल मिलाना भी घर वालों से छुपा नहीं रह सका। दिनों वो इस इनकार पर उखड़ी उखड़ी रही। अभी से ये बात इसके कानों तक पहुँचती तो ज़रूर कोई वावेला करती, जबकि तैमूर की वापसी में भी पूरा साल बाकी था। और देखिए सुंदस के नाल की होने लगा। सुंदस रात के खाने के बाद भतीजा भतीजी को अपने बेड पर लेकर बैठी कहानी सुना रही थी। मेहरबान भाभी दस्तक दी अंदर चलिए। भाभी आपने क्यों तकलीफ़ की? कोई काम था तो मुझे बुला लेती। सुंदस छोटी सी रानी को गोद में लिए बैठी थी। मेहरबानों को देखते इसे गोद से उतार कर खड़ी होगी। सुंदस मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? मेहरबानों ने इसकी बेरामी के ख्याल से पूछा। सुंदस तो बम फटने लगा। सुंदस बहुत छोटी सी थी जब वो इस घर में ब्याह कर आई थी। इन्हें छोटी सी गुड़िया बहुत प्यारी लगी, जिस पर इनके शौहर मीर गज़नफ़र पर भी चांद छिड़कते थे। बिन माँ की बच्ची को उन्होंने माँ बनकर पाला और प्यार दिया, इसलिए वो इन्हें बेहद अजीज़ थी। बच्चों चलो भागो, बाकी की कहानी बाबा सुनाएंगे। मेहरबानों ने बच्चों को वहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि मीर सुल्तान और मीर सजावल समझदार थे, जबकि हुनैन और रानी अभी ना समझते, इसलिए राना को इन्होंने गोद में ले लिया। मीर सजावल और सुल्तान फ़ौरन बेड से उतर कर चले गए। मेहरबानों ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सुंदस हम सब सोच रहे हैं कि मीर परवेज़ के साथ ही तुम्हारी शादी का फ़र्ज़ भी अदा कर दिया जाए। मेहरबानों ने तमीद बांधी। सुंदस के जवाब देती हुए शर्मा कर सर झुका गई। तैमूर भी लंदन से वापस आ गया। अदा मसरूर ने बाबा साई से रिश्ते की बात बहुत दिनों पहले कर ली थी, मगर बाबा साई ने किसी को भी बताने से मना किया था। तुम तो जानती हो फ़ायज़ा की फितरत कैसी है, वो ज़रूर बतंगड़ बनाती, लेकिन अब कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत जल्द बाबा साई मीर परवेज़ के साथ साथ तुम्हारी भी शादी की तारीख तय करने वाले। मेहरबानी इसके चेहरे के बदलते तासुरात पर गौर किए बिना रानियों को गुदगुदाते हुए बोले जा रही थी। रिश्ते की बात तो इशारों कनाइयों में चाचा हैदर शाह ने भी की थी असद शाह के लिए, मगर बाबा साई ने नज़रअंदाज कर दिया। वो भला असद शाह को तुम्हारे हाथ कैसे दे सकते हैं? इसकी गर्म मजाज सख्त की तबीयत से सारा ज़माना वाकिफ़ है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो सुंदस, और तैमूर जैसा हीरा तुम्हारे नसीब में आया। ओन दी भी सुन लो। सुंदस के अंदर छनाके की आवाज़ के साथ कुछ टूटा आंसू आंखों के किनारों से निकलकर गालों पर बहने लगे। मेहरबानों ने सर उठाकर देखा तो शशतुर रह गई। गुड़िया क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेहरबानों हैरान परेशान सी गोया में सुंदस उठकर खिड़की के पास चली गई। इसका दम घुट रहा था। खिड़की से टकराने वाली ठंडी हवा का झोंका भी इसे झुलसाए दे रहा था। मेहरबानों सीने पर हाथ रखे से दूर से बैठी देख रही थी, इन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मेहरबानों तेरी से उठकर इसके पास पहुंची और बाजू खींचकर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। तब आते से बहते आंसू से इसकी शरबती आंखें दहक रही थी। सुंदस मेरी गुड़िया, इस खुशी के मौके पर इन आंसुओं का सबब मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे बताओ, जल्दी बताओ, आखिर बात क्या है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाभी मैं तैमूर से शादी नहीं करूँगी, मुझे बर्बाद होने से बचा लें। आप बाबा साई से बात करें, वो अपना फ़ैसला बदल दे या फिर मुझे जहर ला दे। मेहरबानों से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़े। सुंदस क्या नाम है इसका जिसके लिए तुम बाकी हो रही हो? मेहरबानों सकते कि आलम इसे खुद से लगाए खड़ी थी, इन्हें अपनी आवाज़ अजनबी सी लगी। असद शाह शराजी, सुंदस ने हिचकियों के दरमियान जवाब दिया। मेहरबानों को जैसे करंट लगा, इन्होंने एक झटका खाकर इसे खुद से दूर हटाया। सुंदस तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम जानती हो वो कैसा इंसान है? वो आदमी को आदमी नहीं भेड़ बकरी समझता। वो इतना बेरहम मगरूर और अक्खड़ मजाज है, तुम कैसे इसे दिल लगा सकती हो? तुमने सोच भी कैसे लिए बाबा साईं तुम्हें इसके हाथ सौंप देंगे? भाभी वो बहुत अच्छा है, आप इसे सब इसे गलत समझते हो। मुझे बहुत खुश रखेगा, मेरी खुशी इसी के साथ है, तैमूर के साथ में नहीं। मेहरबानों सर थामे इसकी बातें सुन रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कब इन दोनों ने हद पैमा की, कब बात यहाँ तक पहुँच कर अब इस मसले का हल किया। सुंदस मेरी गुड़िया, मेरी बात मानो और भूल जाओ इसे। जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। तुम्हारी तकदीर में तैमूर गज़नी लिखा जा चुका, तुम्हारी बेहतरी भी इसी में। बाबा साईं मसरूर गज़नी को ज़ुबान दे चुके हो, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। हमारे जैसे ख़ानदानों में ज़ुबान जान से बढ़कर होती है। बाबा साईं तुम्हारे भाई तुम्हारी जान तो कुर्बान कर देंगे, मगर अपनी बात से नहीं फिरेंगे। तुम मेरे लिए रानी जैसी हो, मैंने रानियों में तुम में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। अगर तुम्हारी जगह रानी पे होती तो मैं इसे यही कहती, अपने बाप और भाइयों की लाज रखो, इन्हें सर झुकाने पर मजबूर मत करो। वो सब तुमसे बहुत प्यार करते, तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। इस बात का एहसास तुम्हें आगे चलकर जल्दी हो जाएगा। इन्होंने नरमी से समझाने की कोशिश की, जो अभी से अपने दिल के टूटने का मातम मनाने लगी थी। इसकी आंखें बैन करी थी, मगर लबों पर खामोशी के कुफल पड़ गए थे। चलो जी,
ज़ैनब की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। शहर से डॉक्टर को बुलवाया गया। इसने चेकअप के बाद बताया कि इसको टाइफाइड की शिकायत है। मुकम्मल सेहतियाब होने में 2 महीने लगेंगे। शादी की तैयारी चूँकि आखिरी मराहिल में थी, इसलिए मीर ज़फ़र अली ने फैसला किया कि तैमूर और सुंदर की शादी में ताख़ीर नहीं की जाए। हाय कि तो बार तो नहीं किया हो या ज़ैनब की रुखसती वो इसकी सेहतियाबी के बाद करवा लेंगे। सुंदस ने अपने बाप भाइयों की लाश तो रख ली थी, मगर अपने दिल की दुनिया बर्बाद कर ली थी। वापस आने के फैसले पर इसने चुपचाप सर झुका लिया। तैमूर के ज़ैनी पूरे शान शौकत से सुंदस को ब्याहने आया। मीर ज़फ़र ने भरपूर तरीके से इसका इस्तकबाल किया। उस रुखसती के वक्त सुंदस मेहरबानों से लिपट कर बिलक बिलक कर रोई। असद शाह किधर है? मेहरबानों भी इसके दिल के टूटने, ख्वाबों के बिखरने पर बहुत अफसरदा थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर इस मौके पर कोई खुश था तो फ़ायदा, जो मुतमिन थी कि अगर सुंदस की शादी इसके भाई से नहीं हुई तो असद शाह से भी नहीं हो सकी। असद शाह की वजाहत इसकी दौलत पर भारी थी। इस पर मनचाहा महबूब सुंदस अगर इसकी दुल्हन बनती तो फ़ायदे से बहुत ऊपर चली जाती। ज़ैनब के निकाह में वो सुंदस और असद शाह की आंखों में चाहत के रंग देख चुकी थी। असद शाह की निगाहों में सुंदस के लिए वारफ्त और दीवान की फ़ायदा को जलाकर राख कर गई थी। वो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि इन दोनों के दिल की ख्वाहिश पूरी हो। लाख लानत में बाकी पूरा ख़ानदान थे कि जो खास दी औरत देखी तो बाकी कोई नहीं देख सके। दौर फिटे मुड्डे उब के मार जाए पूरा ख़ानदान कि जरा पहले उन्होंने इनिया वो उसको लाडो में रखा जी, हर चीज़ उसकी पूरी किए थे। एंड टाइम तो देखो कि चवल मार गए। चवल है ज़माने दे। असद शाह का रुतबा कितना ऊंचा था ये पूरा गांव जानता था। सुंदर से इसकी मनचाही दुल्हन बन जाती तो फ़ायदा ज़िंदगी भर इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। अब फ़ायदा ने तो बंदा वैसे कत्ल कर देवे फड़ के। सुंदर रुखसत होने के बाद गज़नी हाउस पहुंच चुकी थी और तैमूर गज़नी के शानदार कमरे में इसकी दुल्हन बनाकर बिठा दी गई थी। कमरे की सेटिंग से लेकर सेज की सजावट तक किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी, ना ही किसी की आमद का इंतजार था। समीना रुखसाना से जिस पोजीशन में बिठा छोड़ कर गई थी वो अब तक किसी तरह बैठी हुई थी। सर झुकाए वो सिर्फ असद शाह की याद में आंसू बहा रही थी, जिसने आखिरी बार इसे देखने के हक से भी महरूम कर रखा था। शादी की तकरीब में इसकी निगाहें असद शाह को तलाशती रही, मगर वो कहीं नहीं था। इसकी लाताल्लुकी सुंदस के दिल को चीर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर के ज़ैनी धीरे से दस्तक देकर अंदर आ गए। वो इसके पहलू में बैठ गया, फिर हाथ बढ़ाकर इसका घूंघट पलट दिया। आज तो लगता है चांद आसमान से उतर कर मेरे बेड पर विराजमान है। तैमूर के ज़ैनी ने नरमी से इसकी थोड़ी को छुआ। सुंदस के मन में कोई हलचल नहीं मची। इसके जज्बात बर्फ़ की तरह सर्द थे। सुंदस में आज इतना खुश हूँ कि अपनी खुशी शायद लफ्ज़ों में बयान भी ना कर सकूँ। तुम्हें पाने की दुआ मैंने वहाँ लंदन में भी सुबह शाम मांगी थी। मेरे रब ने मेरी दुआएं रायगा नहीं होने दी और देखो आज तुम मुकम्मल मेरी दस्तरस में हो। सुंदस ने एक बार फिर नज़र उठाकर इसकी खुशी से झिलमिलाते चेहरे की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। तैमूर के ज़ैनी की जसारतें बढ़ती कि वो मखमूर सी आवाज़ में रात भर इसकी समात में अपनी बेपाया खुशी, इसके हुस्न के कसीदे और शोक जुमले अंडेलते रहा, मगर सुंदस के होंठों पर पड़े कुफल न टूटे। वो बेबस सी आंसू बहाती और असद शाह की जुदाई का गम हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी पर तारी हो गया। बिलाखिर तैमूर थक कर चंद लम्हों में नींद की आगोश में चला गया और सुंदस घुटनों में मुँह छुपाए सिसकती रही। छोटे शाह जी संभालें खुद को, यहाँ आप नशे में धुत होकर खुद को बर्बाद करें। वहाँ तैमूर गज़नी और बड़े हवेली वाले जश्न मना रहे, कब तक आप शौक बनाएंगे? इस तरह खुद को साइड पर कर लेना आपकी शान के खिलाफ है। अली गुल जो इसका सबसे मुँह चढ़ा मुलाजिम था, मुसलसल इसे भड़काने में मसरूफ़ था। कुछ अर्से पहले गांव के आरी की लड़की को खेतों में तन्हा पाकर इसने दस्तरदारी की कोशिश की। इस लम्हे तैमूर गज़नी का वहाँ से गुजर हुआ और इसने मौके पर अली गुल को रंगे हाथों पकड़ भी लिया और इसकी अच्छी खासी मरम्मत करने के बाद हैदर अली शाह तक शिकायत भी पहुँचा दी। इसलिए तैमूर गज़नी जिसके बाद असद शाह के हाथों होने वाली ज़िल्लत ने इसके दिल में तैमूर गज़नी के लिए नफरत भर दी थी। सुंदस का रिश्ता तैमूर गज़नी को दे दी गई। ये खबर असद शाह को बहुत देर से मिली थी। हाय बहुत पैड़ा होया असद शाह शिराजी के नाल। हैदर अली सुंदस ना भी बहुत पैड़ा है, दोनों ना भाई बहुत पैड़ा होया। हैदर अली शाह के ज़रिए रिश्ते की बात मीर ज़फ़र के कान तक पहुंचाकर वो मुतमिन बैठा था। इसको अपने ख़ानदानी वक़ार और अपनी वजाहत पर इतना ज़म था कि मीर ज़फ़र इससे रिश्ता न दें जैसे नामुमकिन बात हो। मगर अब इसे अचानक मिलने वाली इत्तला पर इसका दिमाग घूम गया। लेकिन ज़ैनब मीर परवेज़ के निकाह में थी, ये बात भूलकर वो लोग मीर परवेज़ या इनके ख़ानदान से कोई बास परस नहीं कर सकते थे। इस शादी में शराजी को कुछ शिरकत तो करनी पड़ी, मगर असद शाह ने मुकम्मल बाइकआउट किया। मुल्क से बाहर होने का बहाना करके वो पिछले 15 दिन से अपने फार्म हाउस में नशे में डूबा पड़ा था। जिस रात सुंदस का निकाह हुआ वो बीबी जान से लिपट कर रो पड़ा। 6 फुट का कड़ियल जवान होकर जब वो बच्चों की तरह बिलक रहा था, इस कड़ी बीबी जान का दिल कट कर रह गया। हैदर शाह मुठिया भेजे ज़बत के जिन मराहल से गुजरे थे वही जानते थे, क्योंकि असद शाह की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो उन्होंने सुनते पूरी ना की हो। मगर इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने में वह नाकाम हो गई थी। ये मलाल इन्हें निढाल कर रहा था। इस्लाम में असद शाह की इस हालत ने इनके दिल में मीरों के लिए नफ़रत ही नफ़रत भर दी थी। असद शाह ने सुंदस को दिल की गहराइयों से चाहे से जुदाई शाह को मौत से बदतर अज़ियत दे रही थी। मोहब्बत होने से लेकर बिछड़ने तक का सफ़र इसने बड़ी तेज़ी से किया। वो भी तब जब सुंदस की मोहब्बत इसके दिल में गुजर कर रूह में सरायत कर चुकी थी। जब सुंदस से चंद दिन की दूरी भी इसके लिए सुहाने रूह थी। इन हालात में बस एक ही चीज़ ऐसी थी जो इसे चंद घंटों के लिए इसे इन सब सोचों से गाफिल कर देती, जिसका इस्तेमाल वो इन दिनों कसरत से कर रहा था। शाह को न दिन का होश था न रात की खबर। ये ख्याल इसे मारे डाल रहा था कि वो किसी और की हो चुकी है। इस सोच से होने वाली तकलीफ़ की शिद्दत इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इस पर एहसास शिकस्त ने इसे पागल कर दिया को मीरों ने इसके रिश्ते पर तैमूर गज़नी को तरजीह दी थी। तैश के आलम में इसने शीशे की टेबल उठाकर पलट दी। अली गुल दूर खड़ा थर थर कांपने लगा। इसने जल्दी से बढ़कर कांच के टुकड़े समेटे। मुबादा असद शाह गुस्से और नशे में खुद को कोई नुकसान ही न पहुँचा ले, मगर उस सोफ़े की पुष्ट से टेक लगाए फिर से गाफिल हो चुका था। हाय बहुत बेचारे ने बहुत पढ़ाया।
ना दोनों ना बड़ी पड़ी हुई। तवील बीमारी से गुजरकर ज़ैनब सेहतियाब हो चुकी थी। मीर ज़फ़र अली ने शादी की तारीख तय कर दी। दोनों घरानों में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थी। मीर परवेज़ की बरी बनाने की जिम्मेदारी तनहा मेहरबानों पर थी। वो बेचारी बच्चों और बाजार के चक्करों में घन चक्कर बनी हुई थी। फ़ायज़ा से तो किसी भी किस्म के तावन की उम्मीद नहीं थी। सुंदस भी दोनों मैके आई हुई थी, मगर वो प्रेगनेंट होने की वजह से किसी भी काम में हिस्सा नहीं ले सकती थी। वैसे भी वो दुनियादारी की झमेलों से दूर अपनी ही साथ में कैद होकर रह गई थी। वो असद शाह की मोहब्बत के शहर में बीते चंद लम्हात तैमूर ग़ज़ैनी जैसे चाहने वाले भरपूर मिलनसार और खुशमज़ाज शौहर का साथ पाकर भी भूल नहीं सकी थी। मेहरबानो इसकी ज़ाहिर और बातिनी दोनों हालतों से वाकिफ़ थी और इसलिए जानबूझकर वो इसे किसी भी काम के लिए नहीं कहती थी और सारा बोझ खुद ही उठा रही थी। इस वक्त भी वो ज़ैनब के लिए खरीदे हुए कपड़े और ज्वेलरी इसके सामने फैलाए कपड़ों के रंग और ज्वेलरी के बाबत इस्तफसार कर रही थी। सुंदर सिंह की बातों के जवाब में बस हूँ हाँ से काम ले रही थी जब अचानक बाहर उठने वाले शौर पर दोनों ही चौंक गई। तभी मुलाज़िमा बदहवासी से दरवाज़ा खोली अंदर चली। महरो बीबी, क़यामत टूट पड़ी। तैमूर साईं से शराजी के बंदे का कत्ल हो गया। मुलाज़िमा की आवाज़ कपकपा रही थी। बतूल, ये तो क्या बकवास कर रही है? मेहरबानों ने उठकर इसे झंझोड़ा, जबकि सुंदस के हाथ से ज़ैनब का झुमका छूटकर ज़मीन पर गिर चुका था। बीबी, मैं बकवास नहीं कर रही, पूरे गाँव में शोर मच रहा है। बड़े साईं मीर साईं भी ज़मीनों पर गए। सुना है ज़मीनों पर तैमूर साईं महरोज़ शराजी का झगड़ा हुआ था और मुश्तिल होकर तैमूर साईं ने गोली चला दी। बतूल ने सहम कर पूरी सांस में एक ही सांस में मेहरबानों की गोश गुजार कर दी। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, तैमूर को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। मेहरबानो सर थामे सोफे पर ढह से की आने वाले वक्त की फ़िक्र लग गई थी। सुंदस दम सादे बैठी थी। मेहरबानो ने नज़र उठाकर इसके सपाट चेहरे की तरफ देखा, फिर इसका सर थपथपाकर मामले की नोयत जानने के लिए कमरे से बाहर निकल गए। शाह साईं गजब हो गया। तैमूर ग़ज़ैनी की जुर्रत देखे, इसने मामूली सी बहस पर महरोज़ साईं का कत्ल कर दिया और अब झूठ बोल रहा है कि गोली से गलती से चल गई। अली गुल ने मुकम्मल गलत बयानी से काम लेते हुए असद शाह को भड़काने की भरपूर कोशिश की। अली गुल ने तो बंदा कुत्ते आगे पा देवे। असद शाह नींद भरी आंखों से इसकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा था। महरोज़ के साथ कल रात ही शहर से आया था और बेखबर सो रहा था जब अली गुल ने नींद से जगाकर इसे वाक़े से आगाह किया। किसी और को इसके कमरे में कदम रखने या नींद से जगाने की इजाज़त नहीं थी। हत्ता कि बीबी जान भी इसे नींद से जगाने की गलती नहीं करती थी, मगर ये अली गुल ही था जो मुँह चढ़ा होने की वजह से इसके अताब से बच जाता था। अरे मुँह चढ़ने बंदा कुत्ते आगे पा दे, लानती जिया। इस खबर पर असद शाह की आंखें खुल छलकाने लगी। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को संभाल लिया था। सुंदस की आदत से छुटकारा हासिल करने के लिए इसने दिन रात खुद को मसरूफ़ कर लिया था। अब इसका ज़्यादातर वक्त शहर में गुजरता, मगर तैमूर ग़ज़ैनी ने सुंदस को इससे छीनकर इसके अंदर जो लावा दहका दिया था, इसका फटने का वक्त आ गया था। कपड़े चेंज करके वह दंदनाता व जाए वकूआ पर पहुंचा। महरोज़ की लाश को इसके गाँव पहुँचाने का इंतज़ाम किया जा रहा था। मीर ज़फ़र अली इनके तीनों बेटे भी वहाँ मौजूद थे, मगर हैदर अली शाह और इनके दोनों बेटों का रवैया इन लोगों के साथ इंतहाई सर्द था। दरार तो दोनों ख़ानदानों में इस दिन ही पड़ गई थी जिस दिन सुंदस की शादी तैमूर से की गई थी और इस दूरी और सदमोहरी को वो लोग बखूबी महसूस कर रहे थे, मगर नज़रअंदाज किए हुए थे क्योंकि इसके सिवा कोई चारा भी न था। लेकिन इस वाक़े ने तो इन्हें शराजियों के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। एक तरफ दामाद था तो दूसरी तरफ बरसों पुरानी दोस्ती। समझ नहीं आ रहा था कैसे इस मामले से निपटा जाए। बीबी जान ने घर से निकलने से पहले इसकी बहुत मिन्नतें की, इसे समझाया कि वो जिस बात से काम न ले, जो कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। महरोज़ की मौत इसी तरह लिखी थी। इसकी आंखों से सुर्खी छलक रही थी, लेकिन मगर वो लब भेंचे खामोशी से इनकी बात सुनकर निकल आया। लेकिन अब वो ये जानती थी कि इसकी खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफ़ान छुपा है। सुंदस का रिश्ता इसे नहीं दिया कि इस शिकस्त पर तो वो अब तक पफरा हुआ था। अपनी शिकस्त का बदला लेने का मौका इसे अब मिल गया था, तो इस बात से वो बेखबर नहीं थी। वो इसकी रग रग से वाकिफ़ थी। हुन तूफ़ान उठने हैं। महरोज़ की तदफीन की जा चुकी थी। मीर हवेली से पूरे ख़ानदान ने शिरकत की, जबकि मसरूर ग़ज़ैनी तन्हाई शरीक हुए। तैमूर को मीर ज़फ़र ने कस्तन रुकवा दिया था और इसने एहतजाज भी किया। मीर साईं, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मैंने महरोज़ शाह को जानबूझकर झगड़े के दौरान कत्ल नहीं किया। गोली मुझसे गलती से चली थी। इसने बेबसी से अपनी सफाई पेश की। तैमूर, हम सब कुछ जानते हैं, हमें तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अभी मामला गर्म है। शराजियों का बंदा कत्ल हुआ है, वैसे जैसे भी हुआ, मगर वो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं है। हमारे किसी दुश्मन ने ये खबर फैला दी कि तुम्हारा महरोज़ का ज़मीनों पर झगड़ा हुआ, तो तुमने मुश्तिल होकर इसे गोली मार दी। जब तक इस बात का सुराग नहीं मिल जाता कि अफवाह किसने फैलाई है और मामला रफा दफा नहीं हो जाता, तुम्हें थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा। मीर ज़फ़र अली ने इसे मुदब्बराना अंदाज में समझाया। वो लब फेंच कर खामोशी से इनकी तरफ देख रहा था। मीर ज़फ़र नज़रें चुरा के। तैमूर ग़ज़ैनी ज़मीनों पर चक्कर लगाने के लिए निकला हुआ था। अपनी गाड़ी में बैठा वो ज़मीनों का जायज़ा ले रहा था जब शराजियों के बाग से कुछ फासले पर असद शाह का कज़न महरोज़ गाड़ी से टेक लगाए कुछ मसरूफ़ सा नजर आया। सलाम दुआ की नीयत से इसने गाड़ी इसके नज़दीक ले जाकर रोक दी। महरोज़, कब आए शहर से? सुना है असद शाह के साथ तुम भी गए हुए थे। तैमूर ने महरोज़ से मुसाफा करते हुए इस्तफ़सार किया। कल रात ही वापस लौटे। असद शाह ने फैक्ट्री खरीदी है शहर में, इसी सिलसिले में 2 दिन से शहर में थे। महरोज़ ने गन एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ते हुए तैमूर से हाथ मिलाया, फिर दोबारा गन को उलट पलट कर देखने लगा। क्या हुआ, कोई मसला क्या? तैमूर ने इसे गन के साथ उलझते देखा तो जांचती नज़रों से गन का जायज़ा लेने लगा। उन तैमूर ने अब्बा बनना लिया, मैं ऐसा ही करा तो गन देना जो गोली ना जाने। काफ़ी देर से गोली अंदर फंस गई, निकालने की कोशिश करो मगर निकलती नहीं। वो अब झंझलाहट का शिकार था। मुझे दिखाओ, मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद निकल जाए। तैमूर ने कहते हुए गन इसके हाथ से लिए चेक करने लगा। वो बार बार गन लोड अनलोड करके चेक कर रहा था। इसी दौरान गोली चली। चुकी गोली का रुख महरोज़ की जानिब था। महरोज़ पेट पर हाथ रख के ज़मीन पर गिरा तड़पने लगा। अली गुल दूर से ये कार्रवाई देख रहा था, उल्टे पैरों दौड़ गया। लाख दी लानत तैमूर तेरे ते भी, एडा तू बेचारा ओ वाला हसीना मरद दा करन वाला तू मसीहा कि तू गोलियां सीधियां करन दा कीता सी ना, तो लानती आ जो करनी सी ते कोई दूसरे पासे कर लेना। एडा तू भोला बादशाह सी चवल जी। मुझे
ये तैमूर बेशक नो डाउट बहुत अच्छा, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तैमूर ने महरोज़ के गाल थपथपाए मगर वो नींद की आगोश में जा चुका था। इर्द गिर्द की ज़मीन इसके खून से तर हो रही थी। तैमूर ने इसकी नब्ज़ पर हाथ रखा मगर वो खामोश हो चुकी थी। सख्ती की कैफियत में तैमूर के हाथ से महरोज़ का हाथ छूट गया। तैमूर अपनी हवेली के मर्दान खाने में बैठा पूरी कहानी मीर परवेज़ के सामने दोबारा दोहरा रहा था। मीर परवेज़ किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाह जमाए खला में घूर रहा था। मसरूर के ज़हनी तासुब से हाथ मलते हुए इधर से उधर चक्कर काट रहा था जब अचानक फ़िज़ा ज़बरदस्त फायरिंग की आवाज़ से गूंजने लगी। वो तीनों बदहवास होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी मसरूर के ज़हनी ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए मगर तैमूर ने दौड़कर पीछे से इनका बाजू थाम लिया। भाई आप ठहरे, मैं देखता हूँ, कब तक मैं ना कहूँ आप बाहर नहीं निकलेंगे। ये कहता हुआ दीवार पर लटकी गन उठाए बाहर निकल गया। मसरूर इसे रोकते रह गए मगर वो अनसुनी करता निकलता चला गया। मीर परवेज़ और तैमूर समझ के कि शराज़ी ने इन पर हमला कर दिया। 1 घंटे से वो लोग एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे मगर मीर परवेज़ और तैमूर के पास गोलियाँ ना काफ़ी थी। जबकि असद शाह शराज़ी पूरी तैयारी के साथ आया था। पूरा गोलियों की आवाज़ से गूंज रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल कर ये खूनरेज़ी रोकने की कोशिश करे। सब अपने घरों में दुब के बैठे थे। तैमूर बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। मीर परवेज़ को भी एक गोली लग चुकी थी मगर इन्होंने हार नहीं मानी। वो मुसलसल अपने बचाव की कोशिश कर रहे थे। असद शाह आज ही सारे बदले चुकाने आया था। दर हकीकत वो महरोज़ के कत्ल का बदला नहीं, अपनी मोहब्बत के लुट जाने का हिसाब बेबाक कर रहा था। इस वक्त इसे अपनी ज़िंदगी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो बस तैमूर गज़नी को मौत के घाट उतारना चाहता था। मरने से पहले वो अपने सुलगते दिल को तमानित पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसकी सफ़ेद बेताक कमीज़ खून के धब्बों से सुर्ख हो चुकी थी मगर इसके सर पर खून सवार था। वो और इसके करिंदे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। समीना बेगम अपने कानों पर हाथ रखे मसरूर गज़नी से लिपटी हुई धाड़े मार मार कर रो रही थी। गोलियों की आवाज़ से इनका कलेजा फटा जा रहा था। मिलाकर मसरूर गज़नी खुद पर और जबर न कर सके और हवेली के सहाते में की तरफ पहुंच के जहाँ से तैमूर और परवेज़ इन लोगों से मुकाबला कर रहे थे। इन्होंने तैमूर को खून में लथपथ गिरा देखा तो लपक कर इस तक पहुंचे। उसका सर अपनी गोद में रखे वो फूट फूट कर रोने लगे। अपने हाथों से इसके चेहरे और पेशानी से बहते खून साफ किया। तैमूर बुरी तरह हाथ पैर फेंक रहा था। इसका लमस कपाकर कदरे पुरसकून हो गया। वो मुश्किल आंखें खोले नहीं देखने की कोशिश कर रहा था मगर इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। फिर वो चंद लम्हों बाद इनकी गोद में सर रखे दम तोड़ गया। मसरूर गज़नी की धाड़ ने हवेली के दरों बाम हिलाकर रख दिए। मीर परवेज़ भागकर वहाँ पहुंचा मगर तैमूर गज़नी इसके बचपन का दोस्त, इसका राजदार, इससे हमेशा के लिए बिछड़ चुका था। मसरूर गज़नी भाई के सीने पर सर रख के बिलक बिलक कर रो रहे थे। मीर परवेज़ की आंखों में खून उतर आया। वो अपनी गन संभाले एकदम उठा। मसरूर गज़नी ने इसका हाथ थाम लिया और नफ़ी में सर हिलाकर इसे मज़ीद तबाही से रोकने का इशारा किया मगर वो वापस से बाहर हो चुका था। इसने धीरे से मसरूर से अपना हाथ छुड़ाया और मजबूत कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के बाहर कदम रखते मीर परवेज़ ने असद शाह के सीने का निशाना लिया, ब्रस्ट खोल दिया। असद शाह इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार नहीं था। एक साथ अनगिनत गोलियां असद शाह को लहूलुहान कर गई। इसके हाथ से गन छूटकर गिर गई, साथ ही वो खुद भी ज़मीन पर बैठता चला गया। असद शाह के कारिंदों ने जवाबन मीर परवेज़ पर अंधाधुंध फायरिंग की और वो दीवार से लगकर औंधे मुँह ज़मीन पर जा गिरा। इसके बाद फ़िज़ा जामिद हो गई। हर तरफ बारूद की बू फैली हुई थी और इस बू में 3 ख़ानदानों की दोस्ती, रिश्तेदारी फिर दुश्मनी की दास्तान रकम थी। पुश्तनी दोस्ती ने दुश्मनी की जगह ले ली। अपने अपने इलाकों पर भी हदूद मुकर्रर कर दी गई और एक इलाके के रहायशी का दूसरे के इलाके में कदम रखने पर भी पाबंदी थी। पाबंदी का पास न रखने वाले ख़ानदानों को सफदर शाह और मीर जाफ़र ने इतनी सख्त सज़ाएँ दी कि दोबारा फिर किसी ने ये जुर्रत करने की कोशिश नहीं की। सफदर शाह और मीर जाफ़र के साथ अब ये दुश्मनी मीर जावल और मौज़म शाह भी बखूबी निभा रहे थे। देखो यार, एक ये बड़ों के गलत फ़ैसले ने क्या से किन हालात में पहुँचा दिया कि कितनी 3 जवान मौतें हो गई, कितनी तबाही मची है। असद शाह, मीर परवेज़ और तैमूर गज़नी की मौत पर तीनों घरों और पूरे गाँव में क़यामत बरपा थी। हर आँख अश्क थी। सदियों पुरानी दोस्ती और रिश्तेदारी कितना भयानक अंजाम हो गया किसी ने नहीं सोचा था। बीबी जान को अपना सदमा सबसे बड़ा लग रहा था। इनका शेर जवान बेटा इनसे हमेशा के लिए जुदा हो गया जिसमें इनकी जान बसती थी और इनकी नाज़ो पली बेटी ज़ैनब, जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, अभी से ज़िंदगी की कई बहारें देखना बाकी थी। तकदीर ने भरी जवानी में बेवगी की चादर उड़ाकर इसकी ज़िंदगी से सारे रंग चुरा लिए थे। वो अब तक सख्ती की कैफियत में थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था जिसका इंतज़ार वो उंगलियों पर दिन गिनकर कर रही थी वो इसकी किस्मत में लिख दिया जा चुका था। वो इसका होकर भी इसे छीन लिया गया था। वो अभी कभी लौट कर नहीं आएगा। इस मलाल ने से कुव्वत गोया छीन ली थी। ना वो बीबी जान की तरह बैन करी थी, ना धाड़े मार मार कर रो रही थी, बस ठुस पत्थर बनी टुकर टुकर सब देख रही थी। कब असद शाह का जनाजा उठाकर ले जाया गया, कब बीबी जान बेहोश होकर गिर पड़ी, कब रुखसाना इसे उठाकर कमरे से ले गई, इसे कुछ खबर नहीं थी। पूरे हवेली में सफ़े मातम बिछी हुई थी। बीबी जान इसे लेकर घर के मुलाजिम तक मातम कर रहे थे। इस घर का लाडला शहज़ादा लहद में उतार दिया गया था मगर हैदर शाह अली शाह को लगी चुप नहीं टूटी। फिर यही चुप इन्हें बहुत ही जल्द असद शाह के पास ले गई। वो असद शाह की मौत का सदमा ज़्यादा अरसा झेल नहीं सके और चंद महीनों के बाद ही बीबी जान और हैदर अली शाह दोनों इंतकाल करके रुखसाना पूरी हवेली में बुलाई बुलाई फिरती। ज़ैनब ने खुद को एक कमरे में मुकीद कर लिया। मीर और गज़नियों से दोस्ती का ताल्लुक हमेशा के लिए तोड़ दिया गया। इसकी जगह खूनी दुश्मनी ने ले ली। सुंदस न तैमूर गज़नी की ज़िंदगी में आसूदा थी और ना इसके दिन रात में तैमूर की मौत से कोई तब्दीली वाक़ई हुई। इसका दिल एक बार फिर उजड़ गया और इस पर ऐसा उजड़ा कि इसकी रूह तक
हैरान हो गई थी। इसकी ज़ात में मौत का सन्नाटा फैला। वो किस्मत की सतम ज़रीफ़े पर अपने रब से शिकवा भी नहीं करना चाहती थी। तकदीर ने पहले इस चाहते से जुदा करके इसे जीने की वलद छीन ली, मगर इसकी मौत ने तो सुंदस की हवासी छीन ली थी। इस पर बेवकी की तकलीफ़, भाई की मौत का गम और असद शाह की आखिरी दीदार भी इसे नसीब ना होना इसका सकने से अंदर से खोखला कर दिया। हाय हाय। रात के किसी पहर इसकी आंख खुली तो इसने अपने पहलू में शदीद तकलीफ महसूस की। वह मुश्किल खुद को घसीटती हुई समीना बेगम मसरूर के कमरे के दरवाजे तक पहुंची और दस्तक दी। चंद लम्हा बाद दरवाज़ा खुल गया। इस हादसे ने समीना बेगम की नींदें भी छीन ली थी। तैमूर ने की मौत ने बिस्तर से लगा दी थी। बेऔलाद होने की वजह से वह तैमूर को अपना देवर नहीं बेटा समझती थी और तैमूर ने हमेशा बेटा होने का फ़र्ज़ भी निभाया था। सुंदस, इतनी रात को यहाँ, तुम ठीक तो? बस समीना ने इसके पसीने से शराबूर चेहरे पर नज़र डालते हुए इस्तफसार किया। भाभी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसने कराहते हुए जवाब दिया। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भाई को बता कर आती हूँ। इन्होंने फ़ौरन इसकी तकलीफ़ की नौयत का अंदाज़ा लगा लिया। उसका हाथ थाम कर तसल्ली दी, फिर पलट कर मसरूर गज़नी को मसले से आगाह किया और मीर हवेली फ़ोन मिला इस ख्याल से कि वहाँ से फ़ायज़ा यहाँ पहुँचे और सुंदस के पास मौजूद रहे। आस नीली सपनी ने बुला रही नागर नू। वैसे तो फ़ायज़ा ने पहले अपनी हवेली की सबसे पुरानी मुलाजमा जहाना, जिसने सुंदस की परवरिश पे अपने हाथों से की थी, से तैमूर की मौत के बाद से मुस्तकिल सुंदस के पास भेजा हुआ था। मुलाजमा की मदद से समीना इसे एक कमरे में ले गई। सारा इंतज़ाम इन्होंने पहले कर रखा था, मगर सुंदस की बिगड़ती हालत इनके हाथ पांव फुलाए दे रही थी। वो खुद भी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गई थी। सुंदस की हालत से मसरूर को आगाह करने के लिए वो अपने कमरे की तरफ गई। तभी सुंदस ने बहुत खूबसूरत मगर कमज़ोर सी जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, मगर इसकी हालत अब तक रो रही थी। इसने हाथ पाँव छोड़ दिए थे। मुलाजमा एक बच्ची को गोद में ली समीना को सुंदस की तशवीशनाक हालत की खबर देने के लिए दौड़ गई। जहाना, जो किसी काम से किचन की तरफ गई थी, कमरे में दाखिल हुए। सुंदस नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि एक बच्ची इसके पहलू में मौजूद थी। जहाना ने इधर उधर देखा और बच्ची को गोद में उठाकर कमरे से निकलकर किचन की जानिब चल दी। किचन में मौजूद खिड़की के पास पहुँचकर इसने हाथ बढ़ाकर बच्ची बाहर खड़े आदमी को थमा दी। से जल्दी इस जगह से निकलने की तनबीह करके वापस कमरे की तरफ आ गई। और लाखदी लानत, पहले उस बंदी के ऊपर, सुंदर के ऊपर इतनी तकलीफ़ें, इतनी मुश्किलात का सामना करना होती थी, बच्ची भी चुप के गैप कर देती, लानती औरत। समीना, मसरूर और हवेली की दूसरी मुलाजमत जब कमरे में पहुंचे तो सुंदस की रूह पर वास कर चुकी थी, मगर दूसरी बच्ची वहाँ से गायब थी। समीना चकराकर मसरूर के बाजू में झूल गई। मसरूर के सैनी को यकीन हो गया कि शराजी खात लगाए बैठे थे और इन्होंने तैमूर की औलाद को गायब करवा दिया। अब मुलाजिम इनके लिए काबिल भरोसा नहीं रहे। इन्होंने दोनों मुलाजमाओं को सख्त लहजे में ताकीद की कि सुंदस के यहाँ जुड़वा बच्चियाँ पैदा हुई हैं, इस बात की खबर हवेली के इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मसरूर के सैनी दूसरी बच्ची को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहते थे। वो इनके चहीते मरहूम भाई की आखिरी निशानी थी। इन्होंने अपने करीब और काबिल भरोसा दोस्त को कॉल किया। सुंदस की तदफीन तक अरूज को इसकी बीवी के हवाले कर दिया। किस्मत की मेहरबानी से अरूज दुश्मनी की भेंट चढ़ने से वक्ती तौर पर तो बच गई, मगर वो जानते थे वह सफ्तर शाह से ज़्यादा देर तक इसे नहीं बचा सकते। जब वो हवेली में से बच्ची को गायब करवा सकता तो भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता और इस बच्ची को भी जिंदा नहीं रहने देगा। जब भी इसे मौका मिलेगा वो ज़रूर वार करेगा और अब मसरूर को रिस्क नहीं ले सकते थे। वैसे भी इनके बाद अरूशी इस ख़ानदान की वाहिद निशानी होती। इसी खदशे के पेश नज़र मसरूर ने सुंदस की जुड़वा बेटियाँ पैदा होने वाली बात है इसके घर वालों से भी राज रखी थी। तैमूर और अपने ख़ानदान की आखिरी निशानी को वो किसी भी कीमत पर सफदर शाह के हाथों में टाना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने एक फ़ैसला पल में फ़ैसला किया और सुंदस की तदफीन के ठीक एक हफ्ते बाद वो अपनी आबाई हवेली, ज़मींदारी, गाँव और रिश्तेदारों और तकरीबन सब भी कुछ छोड़कर हमेशा के लिए रूपोश हो गए। फ़ायज़ा ने जहारा को यह काम नहायत राजदारी से करने के लिए सौंपा था। फ़ायज़ा का हुक्म था कि सुंदस के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा किसी भी सूरत दुनिया में सांस न ले सके और पैदा होते ही इसका कत्ल कर दिया जाए। देख कैसी लानती औरत है, गंदी औरत है। अपने बेटे पे तो यही है तो कैसे अल्लाह याद आ गया था, नमाज़ें पढ़ी जा रही थी तो लानती औरत की कर रही थी। तो उन देखा ने कितने जुल्म किए हुए इसने पास्ट में भी। इसकी हरीस और लालची फितरत ने इसे इतना इंतहा पसंद बना दिया। वो हरगिज़ भी हवेली और ज़मीन जायदाद में सुंदस की औलाद की हिस्सेदारी नहीं चाहती थी। इसके बच्चे को कत्ल करवा कर वो किसी न किसी तरह सुंदस को भी रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर चुकी थी। इसे अब हवेली और इसके मामलात में किसी की भी शराकतदारी या मदाखलत मंजूर नहीं थी। मीर गज़नफ़र और मेहरबानों का कांटा तो खुद ब खुद ही निकल गया था। मीर ज़फ़र अली के इंतकाल के बाद मीर गज़नफ़र अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन मुकीम हो चुके थे। तो भैन का पिछे कोई ख्याल नहीं सी पहुँच लैंदा। एक बारी भैन नूं पैसे तो पहले भैन नूं बड़ा हत्ता चुक्या, ऐसी भैन की जिंदगी बर्बाद कर दी प्यो पुत्रा ने रल के। मीर परवेज़ की मौत ने पूरी तरह तोड़ दिया था। वो मसरूर से भी मशावरत कर चुके थे कि सुंदस की डिलीवरी के बाद वो इसे भी लंदन ले जाएंगे ताकि इसकी आबो हवा बदले और वो अपने बारे में कोई फ़ैसला कर सकें। अच्छा सोचा सी भैन वास्ते, चलो मैं अपने पास वापस लेनी है, लेकिन सारे नहीं। मसरूर को भी इनके फ़ैसले से कोई इख्तलाफ नहीं था। नहीं वो पस्त ज़हनीत के मालिक थे जो सुंदस की दूसरी शादी या दोबारा घर बसाने पर एतराज़ करते, बल्कि वो तो खुद चाहते थे कि सुंदस इस माहौल से बाहर निकले। मसरूर ने सुंदस के मुस्तकबिल के किसी भी फ़ैसले का इख्तियार मीर गज़नफ़र को सौंप दिया था। इस काम के लिए इसने जहारा को बहुत बड़ी रकम से नवाजा था और साथ ही धमकी भी दी थी कि अगर इसने कोई चालाकी या इसे गद्दारी की तो वो जहारा को इसके बेटे समेत कत्ल करवा देगी। चूँकि अब हवेली के अंदरूनी मामलात में फ़ायज़ा की हुक्मरानी थी, वो हवेली की कुल मुख्तार फ़ायज़ा बन चुकी थी। जहारा को इसकी हुकूमत यकीनन महंगी पड़ सकती थी, इसलिए इसने इस वक्त तो फ़ायज़ा के हुक्म के मुताबिक सुंदस के बच्चे को गायब करवा दिया, मगर इसका ज़मीर इसे इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो इस मासूम को मौत के घाट उतरवा दें।
जहाना ने इस काम के लिए अपने बेटे को शहर से बुलवा लिया जो शहर में मुकीम था, मगर इसे हिदायत दी कि वो बच्ची को अपनी सरपरस्ती में ले ले, क्योंकि वो शादी के 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी बेऔलाद था। फ़ायज़ा को इसने यही इत्मीनान दिलाई कि इसके शौहर ने बच्ची को मारकर दफना दिया। जहाना ने फ़ायज़ा के साथ मजबूरी में दिया था। वो दिल से सुंदर से इस हवेली का बुरा नहीं चाहती थी, मगर रोज़ी रोटी की खातिर मजबूर होकर रह गई। इसने अपने बेटे को इसी रात सुंदर की बेटी को लेकर के साथ शहर रवाना कर दिया और फ़ायज़ा को भनक भी पड़ने नहीं दी। चलो शुक्र है जहाना बीबी दे विच थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी से कि सुंदस ने एक नहीं बल्कि 2 बेटियों को जन्म दिया। दरवाज़ा खुलने पर तेज़ रोशनी से इसकी आंखें चंधिया गई। इसने अपनी आंखें ज़ोर से मींच ली, फिर एकदम पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। कुछ देर बाद इसने मुश्किल अपनी आंखें खोली तो शाह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट से जैसे सोफे पर विराजमान था। अच्छा जी, तो पास्ट ख़त्म हो गया और हम हाल में वापस आ चुके हैं जी। हमाद बंधे हाथ पैरों समेत ज़मीन पर पड़ा था। शाह को देखकर हमाद के रहस्य उसान भी खता होने लगे। रात भर इसके बंदों ने हमाद को अज़ियत के ऐसे मलालों से गुजारा था कि अब इसके जिस्म से जान ना होने के बराबर थी। शाह सोफे से उठा और चलकर इसके नज़दीक और पंजों के बल इसके पास बैठकर हमाद के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। देखो, तुमने मुझे मेरे गुनाह से बढ़कर मुझे सज़ा दे दी, अब मेरी जान बख्श दो। मैंने अरूश के साथ इज़्ज़त और एहतराम से रिश्ता जोड़ना चाहा। अरूश के नाम पर शाह ने एक ज़नाटेदार थप्पड़ इसके ज़ख्मी चेहरे पर मारा। हमाद इसके हाथ में गन लेकर तोते की तरह बोलना शुरू हो गया। जब इन लोगों ने इनकार कर दिया तो मैंने अरूश को इसके बॉस के साथ घूमते फिरते देखा तो जलन और गुस्से में ये कदम उठाया। मगर तुम जो कोई भी हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जॉबर शहर छोड़कर चला जाऊँगा। वो बाकायदा रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। मेरी होने वाली बीवी है, मेरी इज्जत है वो, जिसको तूने अपनी हवस का निशाना बनाने जा रहा था। तुझे माफ़ कर दी तो मैं खुद को कैसे माफ़ कर सकूँगा? तूने मेरी इज्जत पर हाथ डालकर मेरी मर्दानगी को ललकारा है। सिप्तान के जिक्र पर शाह का पारा मज़ीद हाई हो गया। अब तुझे शहर छोड़कर नहीं, ये दुनिया छोड़कर जाना होगा, क्योंकि शाह तो गैरों की लड़कियों की भी इज्जत को अपनी इज्जत मानता है। यहाँ तो सवाल मेरी बीवी की इज्जत है। वो सर्द और खौफनाक लहजे में गुर्राया। शाह ने हमाद के जिस्म से बेहद नज़दीक फायर किए। हमाद की आंखें खुली रह गई, मगर इसके खून के छींटों से शाह के बेगदाग कपड़े रंग चुके थे। चलो जी, खास कम जहाँ पाक जान छुट्टी गंद को लो जी। तो गाइज़, यहाँ पे हमारी आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। बहुत लॉन्ग एपिसोड हो गया, हालांकि जिस तरह का रिस्पांस था वैसे ही एपिसोड बनती नहीं थी इतनी लॉन्ग, लेकिन मैंने ये दी है सिर्फ अपने उन लिसनर्स के लिए जो बाकायदगी से कमेंट करते हैं और अपना भरपूर रिस्पॉन्स करते हैं। लव यू ऑल। तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल है, मेरी तरफ से छोटा सा आप लोगों के लिए सरप्राइज़ डबल एपिसोड के सूरत में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पास्ट पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पास्ट पढ़ लिया मुझे, वैसे पास्ट की बजाते खुद मुझे पास्ट की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। और यार वो असद शाह के साथ बहुत बुरी हुई है। असद शाह के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। असद शाह और सुंदर के साथ बहुत ही माड़ी हुई, बहुत ज़्यादती हुई। तो वो फिर कितनी तबाही आ गई। ये एवं ही एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हुए हुए। तो पास्ट में जो कुछ हुआ है ना, गलती सब पास से की है, हर तरफ की गलती है। तो बहुत ही गलती मीर ख़ानदान दी है कि जो एवं ही ना फ़ैसला ले। लेकिन वो भी अगर उनको नज़रिया पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो एक ज़ाहिरी तौर पर देख रहे थे कि वो बंदा ज़ाहिरी तौर पर कैसा है, तो उनको जो ज़ाहिरी तौर पर अच्छा लगा उन्होंने अपनी बेटी के लिए वो फ़ैसला करना था। लेकिन एक बार एटलीस्ट अपनी बेटी को पूछ लें दे क्यों की चाहती है। तो खैर, हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। अच्छा, वो एक मेरी लिसनर का कमेंट बाद में आया था, उसको ज़रा देख लें एक दफ़ा, फिर एपिसोड इख्तिताम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम तैयबा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, आज तो आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा छोटा है। चलो आप मसरूफ़ है, कोई नहीं, आप कल कर लेना। और बहुत शुक्रिया आपकी दुआ के लिए जी। तो गाइस, अब मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और यार रिस्पॉन्स दे दिया करें। अगला बंदा आपके लिए इतना टाइम निकालता है, मेहनत करता है, तो मुसलसल बोलना भी इतना कोई सौखा काम नहीं है। और आज तो वैसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने मुझे सराहा है, जेड़े कभी किसी ने मेरी तारीफ तो कभी ना करन, लेकिन उन्होंने मुझे सराहा है कि मैं ना नॉवलिस्टिक बंदी हूँ, तो मैंने ना कहानी का रुख बदलने की आदत है। मतलब आर्ट है मुझ में कि मैं कहानी को ना अपने वर्डिंग में पोर्ट्रे कर सकती हूँ, और मैंने आज इसका लाइव डेमो दिया उन्हें। तो खैर वो मुझे आज मान गई हैं। तो खैर, आप लोग से यही है मेरी रिक्वेस्ट, कह लें जो मर्ज़ी कह लें, कि काइंडली रिस्पॉन्स दिया करें, क्योंकि यार इतनी गर्मी में ये इट्स वेरी टफ़ टास्क है। आपको 2-2 घंटे की डबल एपिसोड मिल रही है और डेली एपिसोड भी आ रही है, कोई छुट्टी नहीं की मैंने। आप लगा लें पिछले 2 महीने से मैंने एक छुट्टी नहीं की। इवन कि इस दफ़ा मैंने एग्ज़ाम्स में भी छुट्टी नहीं की थी, तो मेरे आगे फिर पेपर आ रहे हैं, मैंने फिर छुट्टियों पर निकल जाना। जो आपका रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा, तो और आगे ईद भी आ रही है, मैं ईद की छुट्टियों पर भी जा सकती हूँ।